अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों का नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज के क्वेश्चंस के हवाले से वो आपने सॉल्व करना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज क्या होता है, तो उसमें से हम रेशियो को डिस्कस कर रहे हैं। पहले रेशियो आपने वैसे सीखा हुआ है। रेशियो जितने भी आपने, अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, डेली रूटीन के अंदर आप रेशियोज का वैसे इस्तेमाल करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे रमजान के महीने चल रहे हैं, आप अपने शरबत बनाते हैं, टैंग वगैरह बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पानी लेते हैं और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी टैंग या रूह अफ़ज़ा जो भी आप बना रहे हैं वो डालते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर आपने पानी लिया तो 1 लीटर ही टैंक डाल देंगे या 1 किलोग्राम टैंक डाल देंगे। आपको एक क्वांटिटी मखसूस रखनी पड़ती है। वो जो क्वांटिटी मखसूस रख रहे हैं वो क्या है, रेशो है। उस रेशो या प्रोपोर्शन, रेशो के बाद प्रोपोर्शन आता है। प्रोपोर्शन का मतलब 2 डिफरेंट क्वांटिटीज को लेके आपने काम करना है। तो जब प्रोपोर्शन बताऊंगा तो वहां पे डिस्कस करेंगे। रेशो का मतलब आपके पास अगर 10 गिलास कोई चीज बनानी है, 10 गिलास आपने शरबत बनाना है, तो उस 10 गिलास में 10 का 10 पानी नहीं होगा, हो सकता है 9 गिलास पानी के हो, 1 गिलास वो पर्टिकुलर शरबत हो। तो ये रेशो आप डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं। अब आपके रेशो क्या है, सिंपल कंपैरिजन बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज। आपकी 2 एक जैसी क्वांटिटी है, उसके दरमियान कंपैरिजन। आपने किसी एक दुकान से कोई सामान खरीदा और वही सामान किसी दूसरी दुकान पे जाके आपने मालूम किया, आपको प्राइस में फर्क अगर मिला तो आप दिमाग में फौरन कैलकुलेट करेंगे कि इतना अमाउंट उसने ज्यादा या कम ले लिया। आपने जो दिमाग में फौरन कैलकुलेट किया, अगर इसको हम रेशो के हिसाब से बात करें तो आपको यहाँ पर जो दोनों में कंपैरिजन है, दोनों के अगर यूनिट सेम है, फॉर एग्जांपल आप एक चीज लेने गए, वो 100 रुपए की एक ने दी, दूसरे ने 200 रुपए की दी, तो उसने जो प्रॉफिट मार्जिन लिया वो आपसे 100% लिया, क्योंकि एक जगह से वही चीज 100 रुपए की मिल रही है, दूसरा इंसान 200 की दे रहा है। तो यहाँ रेशो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटी। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप ए अपॉन बी, अब तक जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सीखते आ रहे थे, जो भी वैल्यू आपकी डिवाइड हो रही है वो रेशो में है। तो ए अपॉन बी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ए रेशो बी आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो ए अपॉन बी को ए रेशो बी ये भी पढ़ा जा सकता है, जहां पर ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके पास डिवीजन का साइन है, और ये वैल्यू डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख लें, 3/4 फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, तो उसको आप 3/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपके पास रेशो का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब रेशो की कुछ टाइप्स है। टाइप्स कौन कौन सी हैं, ज़ाहिर है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ये सारी टाइप्स इस्तेमाल हो रही होंगी। पहली टाइप है इक्वल रेशो। इक्वल रेशो का मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल 5/4 ये 2 नंबर्स हैं, दोनों आपस में आपके डिवाइड हो रहे हैं। वहीं पे 20/16 ये 2 डिफरेंट नंबर्स हैं। 5 और 4 अलग है, 20 और 16 ये अलग नंबर्स हैं, लेकिन 5/4 जो वैल्यू देगा वही सेम वैल्यू 20/16 भी देगा। ज़ाहिर है दोनों आपके पास 20 और 16 4 के टेबल में आते हैं, कैंसिल आउट होकर 5/4 ही देंगे, लेकिन हैं ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। तो आपके पास ये इस किस्म के जब भी रेशो आएंगे तो वो कहलाएंगे इक्वल रेशो। एक और एग्जांपल इसकी, 10/20, 10 अलग है 20 अलग है, तो 10/20 1/2 के बराबर होता है, 1 अलग है 2 अलग है। तो अगर 1/2 आपके पास 1/2 गिवन है वैल्यू, और वहीं पे आपको एक और वैल्यू गिवन है 10/20, तो दोनों में फर्क है लेकिन दोनों इक्वल रेशोज हैं। तो इस किस्म के रेशो को आप इक्वल रेशोज कहते हैं। नेक्स्ट टाइप आपकी आती है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का मतलब कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रेशोज गिवन है। इस फॉर्मेशन में आपके पास ये 2 या 2 से ज्यादा रेशोज गिवन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके कंपाउंड रेशो। कंपाउंड मतलब मिक्सचर। कंपाउंड आपने जब केमिस्ट्री में पढ़ा था तो केमिस्ट्री में क्या होता था कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा सा कंपाउंड बना के देते, वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा कंपाउंड बना के दे रहे हैं, तो उसी तरीके से बहुत सारे रेशोज आपस में मिलके एक फाइनल रेशो बना के दे रहे हैं, तो मिक्सचर ऑफ रेशो है, तो इसको आप इसलिए कंपाउंड रेशो कहते हैं, क्योंकि वो एडिशन हो रहा है, एडिशन होगा नहीं, प्रोडक्ट हो रहा है उसका। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये 3 रेशोज गिवन है, इन 3 रेशो को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5/3 बेसिकली 5/3 है, 3/9 बेसिकली 3/9 है, सिमिलरली 2/6 2/6 है। तो जो जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जितनी भी डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो आपके पास इस तरीके से वैल्यू आएगी। आप सिंप्लीफाई करें, 5/27 आपका आंसर आएगा। ये आपका फाइनल कंपाउंड रेशो कहलाएगा। अब सवाल आपके पास अगर 2 या 2 से ज्यादा रेशोज गिवन है और आपसे कहे कंपाउंड रेशो निकाल के दें, तो कंपाउंड रेशो निकालने का तरीका ये सिंपल सा है। थर्ड टाइप आपके पास है रेशो की
कंबाइंड रेशो, कंबाइंड रेशो हम कंटिन्यूड रेशो भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ए रेशो बी एक रेशो है और बी रेशो सी आपके दूसरा रेशो है और इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाया जा रहा है, कंबाइन करवाया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि अगर ए अपॉन बी या ए रेशो बी ये एक दूसरे के बराबर है और बी रेशो सी है और इनको कंबाइन करना है, तो आप इनको एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। तो अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक और एग्जाम्पल आपने पीछे इक्वेशन वगैरह में पढ़ी होगी कि अगर 2x बराबर है y के और y बराबर है 3z के, तो आप कह सकते हैं 2x बराबर है y के और y बराबर है 3z के, और यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि 2x बराबर होगा 3z के। ये पीछे इक्वेशंस के अंदर आप काम करते आए हैं, ये आपने पीछे किया हुआ है। तो जिस तरीके से वहां पर आप कह रहे थे कंबाइन कर दिया, उसी तरीके से यहां पर भी आपने कंबाइन कर दिया कि ए रेशो बी और बी रेशो सी में बी एक दफा लिखेंगे और कहेंगे ए रेशो बी रेशो सी, ये कंबाइंड रेशो की फॉर्म आ गई। तो ये आपके पास सिंपल सी टाइप्स ऑफ रेशोज थी। अब नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी है कि अगर मेरे पास रेशो कोई भी क्वांटिटी गिवन होगी और उसकी रेशो बोला जाए, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज बनाते हैं, आप कोई खाना बना रहे हैं, उसमें आपको बोला जाए कि आपने इतने कप चावल उबालने, अब वो इतने कप रेशो बता दिया, आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई कि चावल के दाने इतने हैं, आपको एक रेशो बता दिया कि इतने कप आप निकाल लें और उसको बॉईल करने रख दें। तो वहां पर आपने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ये वाला कॉन्सेप्ट, डिवाइड किया रेशो को, अगर कोई गिवन रेशो है तो क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया। अब आपको अगर कोई बोले कि आपने 1 लाख दाने चावल के निकाल के उबालने हैं, तो बैठ के आप 1 लाख दाने गिनेंगे, आपका खाना रह जाएगा और फिर भी गिनती खत्म नहीं होगी। लेकिन वहीं पे आपको एक रेशो बता दिया कि आपने 4 कप या 5 कप उबालने हैं, तो आपने फौरन रेशो का इस्तेमाल किया और अंदाजे से फिर आप बोलेंगे अगर 1 कप में इतनी क्वांटिटी आ रही है तो 5 कप में इतनी क्वांटिटी आ जाएगी। अगर आपको बोला जाए कि मेरे पास एक डब्बे में 1000 गेंद मौजूद हैं, उन 1000 गेंद के अंदर आपके पास अभी यहाँ पर एक डब्बे का बता दिया, दूसरे डब्बे में हो सकता है इससे कम ज्यादा हो, आपसे बोला 10,000 डब्बे हैं। अब आप सारे डब्बे खोल के एक एक गेंद थोड़ी गिनेंगे, आप क्या करेंगे, एक डब्बे में 1000 बॉल्स थी और 100 डब्बे हैं, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 को 100 से, आप बोलेंगे आपके पास टोटल 1 लाख बॉल्स आ गई। अब वो बैठ के आपने 1 लाख गिनी नहीं है, आपने सिंपल ये डिवाइड या मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, आपके पास रेशो गिवन है, उस रेशो में आपको बता दिया कि एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, 700, 800, 1000 कोई भी वैल्यू हो सकती है, उस क्वांटिटी का रेशो बता दिया कि आपके पास टोटल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 1000 है, 2 डब्बे में तकसीम कर दी, एक डब्बे में आपके पास 1000 में से 50% है या 60% है और बकिया 40% दूसरे डब्बे में। ये जो परसेंट है इसको भी रेशो की फॉर्म में आप निकाल सकते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ये और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सिंपल उसका तरीका ये है कि आपको फर्स्ट 2 हिस्सों में तकसीम किया है, ए और बी 2 हिस्से हैं, तो 2 हिस्सों में जो फर्स्ट पार्ट है क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई किया ए से, डिवाइड बाय ए प्लस बी। सेकंड पार्ट निकालना है, दूसरे डब्बे के आपने वैल्यू निकालनी, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया उस डब्बे यानी उसके रेशो से बी से और डिवाइड बाय ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने रेशो का आपको बताया है ये आगे चल के आपके क्वेश्चन में अप्लाई होगा। यहां तक किसी भी कंफ्यूजन? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, प्रोपोर्शन और परसेंटेज। प्रोपोर्शन क्या होता है, आप जब भी 2 रेशोज को इक्वल करते हैं तो आपके पास जो इक्वल का साइन है, अब यहाँ पर हम इक्वल का साइन इस्तेमाल करने के बजाय ये 4 डॉट इस तरीके से बनाते हैं। अगर आप इन डॉट्स ऊपर वालों और नीचे वालों को आपस में मिला दें तो ये इक्वल टू का साइन ही बनता है। ये वाले जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन को। प्रोपोर्शन और इक्वल दोनों ऑलमोस्ट एक ही है। तो प्रोपोर्शन की बेसिक डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज। 2 रेशोज को आप जब कहेंगे आपस में इक्वल है तो वहां पर इक्वल के बजाय अब हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे प्रोपोर्शन का। तो प्रोपोर्शन का मतलब अगर फॉर एग्जांपल a अपॉन b एक रेशो है, दूसरा रेशो c अपॉन d है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप कहेंगे कि इसको आप a रेशो b प्रोपोर्शन का सिंबल, c रेशो d इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा प्रोपोर्शन का, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब प्रोपोर्शन के भी कुछ टाइप्स हैं। प्रोपोर्शन आपके पास एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनवर्स। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में फर्क क्या है, आपके पास एक रेशो है a रेशो b और दूसरा रेशो है c रेशो d। ये आपस में अगर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन का मतलब दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक रेशो बढ़ रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा रेशो भी बढ़ना चाहिए। सिमिलरली अगर एक रेशो कम हो रहा है
तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरा रेशो भी कम होना चाहिए। तो एक रेशो अगर ये कम हो रहा है तो ये वाला रेशो भी कम होना चाहिए। आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स का मतलब एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी। आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक रेशो ए रेशो बी और दूसरा सी रेशो डी, ये दो रेशोज हैं। अगर मेरे पास एक रेशो बढ़ रहा है तो दूसरा रेशो गिर रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, और इसी का उल्टा अगर एक कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो दूसरा इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, वो जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे वहां पर। नेक्स्ट आपके पास है कंपाउंड प्रोपोर्शन का। कंपाउंड जिस तरह रेशो था उसी तरह कंपाउंड प्रोपोर्शन भी है। कंपाउंड रेशो का मतलब क्या था कि आपके पास दो या दो से ज्यादा रेशोज आपस में मल्टीप्लाई हो, उनका प्रोडक्ट ले लें, तो आपके पास कंपाउंड रेशो हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, दो या दो से ज्यादा प्रोपोर्शन है, इनका प्रोडक्ट ले लें, तो आपके पास यहाँ पर रेशो ही यूज हो रहे होते हैं, उनका प्रोडक्ट ले लें, तो जो डिजायर्ड अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगा। ये आपका डिजायर्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल जब मैं करवाऊंगा तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक तरह से एग्जांपल वर्बली बता दी है, इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी की नहीं, वो आगे हम चैप्टर जब पढ़ेंगे एक्सरसाइज सब डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल सा आपका प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है परसेंटेज, क्योंकि तीन चीजें आपके चैप्टर में लिखी थी। परसेंटेज अभी थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये परसेंटेज के हवाले से आगे बहुत ज्यादा काम है। प्रॉफिट लॉस निकालना है, सेल करना है, ये सारी चीजें परसेंटेज में निकलती है। तो बहरहाल परसेंटेज क्या है, इट इज सिंपल अ रेशो। रेशो को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर में 100 वैल्यू हो। तो ऐसे कोई भी वैल्यू जिसके डिनोमिनेटर में 100 आ रही है तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज का सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 90% कोई वैल्यू गिवन है, 90% ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये 90/100 है। तो आपके पास 90% का मतलब 90 तो आपको पहले से गिवन है, परसेंट साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप परसेंट साइन को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल 33% है, तो 33% का मतलब 33/100। अब आपके बोर्ड में पासिंग मार्क्स अगर 33% है तो इसका मतलब ये होता है कि 33 मार्क्स लिए आपने 100 में से। अगर आपने उसी पेपर में 100 नंबर का है, अगर 90% आपने लिया तो इसका मतलब 90 आपने मार्क्स लिए हैं, 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है आपके परसेंटेज का। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को? तो बस यहाँ पर आपके पास ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का हमने डिस्कस कर लिया, चैप्टर नंबर 2 का। अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आज डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा, वहां पर ऑलमोस्ट ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? आज चैप्टर 2 हम अब एक्चुअल स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पोर्शन था वो करवा दिया था। अब वो जो थ्योरी आपने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड यहाँ पर सारा काम होगा। आपके पास रेशो, क्योंकि चैप्टर का स्टार्ट है, रेशो फिर प्रोपोर्शन फिर परसेंटेज हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इन सबका कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट लॉस वगैरह इस सबको भी देखेंगे। तो आपके पास सिंपल से क्वेश्चंस है रेशो के, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास किताब का है। अब आपके यहाँ पर चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज यहाँ जो गिवन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेशो ऑफ 5 आवर्स टू 2 आवर्स। जब भी आपको बोला जाए 5 आवर्स या 2 आवर्स, कोई भी आपकी यूनिट हो, यहाँ आवर्स लाजमी नहीं है, आपके पास कोई भी यूनिट हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो आपको मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था कि रेशो बिटवीन टू सिमिलर आपके कोई भी क्वांटिटी है उसको आप ले सकते हैं। तो 5 आवर्स और 10 आवर्स दोनों सेम है। 5 आवर्स टू 2 आवर्स जो वर्ड यूज किया है इसका मतलब है 5:10। तो आपके पास सवाल है सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, फिर आपने लिखना रेशो क्या गिवन है 5:10। तो अगर 5:10 जो बोला है 5 आवर्स टू 10, इसको हम इस तरह से ही पढ़ते हैं 5 रेशो बोलने के लिए 5:10। तो ये आपके पास सिमिलर यूनिट रखते हैं, आपके डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं, तो 1:2 आपके पास ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ 50 ग्राम्स टू 2 किलोग्राम्स। अब दोनों यूनिट्स डिफरेंट है, ग्राम अलग होता है, किलोग्राम अलग होता है। तो आपके पास 5 ग्राम्स, 50 ग्राम्स और 2 किलोग्राम्स। तो आपको या तो 50 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आपका जो किलोग्राम है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पर आपके पास 2 किलोग्राम्स 2000 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएंगे। आपके पास 50 ग्राम्स रेशो 2000 ग्राम्स। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई। जब यूनिट सेम हो गई तो अब आप उसको सिंप्लीफाई कर लें। आपके पास ये सिंप्लीफाई होके दोनों को डिवाइड बाय 50 कर दें,
तो आगे 50 डिवाइड बाय 51, 50 आपका इससे डिवाइड होगा 2000 डिवाइड बाय 50, 40 होता है। तो आगे इस तरीके से 1:40 ये रेशो आ गया। तो सिंपल से ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपके मैं डायरेक्ट क्योंकि पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये आपको समझ आ जाएंगे तो आपके बकिया किताब के जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं खुद ही। 8 क्वेश्चन में 2 पार्ट्स गिवन है आपसे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, डिवाइड करें 2380 रुपीज को इन द रेशो 4:3। तो 4:3 रेशो आपको गिवन है। टोटल क्वांटिटी 2380 रुपीज आपको गिवन है। तो पीछे मैंने डिवाइड करना सिखाया था, उसका फॉर्मूला लिखवाया था, वही यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। आपको सवाल में क्वांटिटी गिवन है, आप लेट करेंगे क्वांटिटी ये गिवन है, फिर लेट करेंगे जो रेशो है उसमें ए न्यूमरेटर को ए और डिनोमिनेटर को बी। तो 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 था, तो ए और बी की वैल्यू 4 और 3 है। तो आपके पास सम ऑफ रेशोज ए प्लस बी क्या होगा, 4 + 3 यानी कि 7। तो आपके पास सम ऑफ रेशोज भी आ गया, दैट इज 7। अब पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर दो हिस्से हैं, दो जाहिर रेशो अगर दो के दरमियान है तो दो हिस्से ए और बी आपके पास, तो ए के मुताबिक क्वांटिटी को ए से मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय सम ऑफ रेशोज। सेकंड पार्ट निकालना है तो आप क्वांटिटी को बी से मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय सम ऑफ रेशोज। तो फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट शेयर निकालने का फॉर्मूला आपको पीछे सिखाया था, Q इंटू ए डिवाइड बाय ए प्लस बी। Q आपके पास 2380 वैल्यू थी, ए आपके पास यहाँ पर 4 है और सम ऑफ आपके रेशो 7 है। तो सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, 1360 रुपीज आपके पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेकंड शेयर पे बात कर रहे हैं। सेकंड शेयर आपके पास यहाँ पर फॉर्मूले में पीछे जो इस्तेमाल किया वही है, बस ए की जगह बी हो जाएगा। Q इंटू बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। आपके पास बी यहाँ पर अब 3 है, तो Q आपका वही 2380 मल्टीप्लाई बाय 3 होल डिवाइड बाय 7। सिंप्लीफाई करेंगे 1020 रुपीज ये आपके पास आ गए। अब जब भी आपका इस तरीके से आंसर आएगा, दो हो या तीन हो, जितनी भी वैल्यूज हो, उसको चेक करने का तरीका ये जो एक्चुअल टोटल अमाउंट है आपके पास जो ब्रेक होने के बाद अमाउंट आया, इनका सम और ये बराबर होना चाहिए। तो आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर लें, सम ले लें, तो आपके पास टोटल आंसर यही आ रहा होगा। तो समझ आपका सोल्यूशन सही है। तो सिंपल सा ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। अब जब भी आपके पास क्वेश्चन इस किस्म के आएंगे कि बोला जाए डिवाइड करें एक पर्टिकुलर अमाउंट को इन पर्टिकुलर रेशोज, यहाँ तो 2 किए हैं हमने, आगे चल के 3 भी आपको करने, तो वहां पर तरीके का सारा यही रहेगा जो यहाँ 2 के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट ही है। इसमें आपसे कहा है डिस्ट्रीब्यूट करें 1 लाख रुपीज बिटवीन 2 लोग हैं, एक नुमान और दूसरा आतिफ, इस तरीके से सच दैट नुमान गेट्स डबल ऑफ व्हाट आतिफ गेट। नुमान को डबल अमाउंट मिलेगा एज कम्पेयर टू आतिफ। अब अगर मैं इसको सिंपल एग्जांपल दूं, 100 रुपए नुमान को मिल रहे हैं, तो आपके पास जो बल्कि 100 रुपए आतिफ को मिल रहे हैं, तो नुमान को डबल मिलेगा यानी कि 200 मिल जाएंगे। तो सिंपल सा आपके पास डाटा है, उस डाटा को यहाँ पर आपने प्रॉपर लिखा। आपने कहा टोटल अमाउंट Q ये क्वांटिटी है 1 लाख रुपीज। इसके बाद आपका जो शेयर ऑफ आतिफ है, क्योंकि आतिफ को जो मिल रहा है उसका डबल नुमान को मिल रहा है, तो आतिफ को जो अमाउंट मिल रहा है आपको नहीं पता, आपने उसको एक्स कह दिया। जब आपको कोई चीज नहीं पता होती आप उसको वेरिएबल बना के एक्स कह देते हैं, अननोन। और फिर उसके बाद आप कहेंगे जो नुमान है उसका शेयर डबल ऑफ आतिफ है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया। जितना आपके आतिफ को मिल रहा है उसका डबल कर लें, आपको नुमान वो मिल जाएगा। अब देयरफॉर द रेशो जो आपके पास ये बनेगा, जो सवाल में भी गिवन है कि आतिफ का अमाउंट और नुमान का अमाउंट रेशो इस तरीके से होगा, x रेशो 2x। तो ये आपके पास बेसिकली x अपॉन 2x होता है। x से x कैंसिल करें, आपके पास 1/2 इस तरीके से 1:2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आपके पास ये रेशो आ गए। अब बजाय इसके कि आप यहाँ पर ये सारे लवाजमात दोबारा इधर करें, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि आपका ये रेशो आ गया, देयरफॉर सम ऑफ रेशो 1 + 2 यानी कि 3 होगा। अब जब सम ऑफ रेशो आपके पास आ गया तो आप कहेंगे नेक्स्ट देन शेयर ऑफ आतिफ। जो आतिफ का शेयर है वो आपके पास टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय उसका रेशो दैट इज 1 होल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। तो आपके पास 1 लाख मल्टीप्लाई 1 होल डिवाइड बाय 3। अगर आपका दिल चाहता है तो पिछले सवाल की तरह आप इसको भी कर सकते हैं, ए और बी लेट कर लें, फिर आप फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर लें, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास 33,333.33 रुपीज आ गया। या आगे तक वैल्यू चल रही, लेकिन आपने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है शेयर ऑफ नुमान, वो उसका फॉर्मूला सेम है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय उसका रेशो होल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। तो क्वांटिटी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय इसका रेशो 2 था, होल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 3। तो आपके पास 66,666.67 रुपीज ये फाइनल आंसर आ गया शेयर ऑफ नुमान का। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन है आपके रेशो के क्वेश्चंस
अभी और भी आगे हैं, तो यहाँ तक इसको जल्दी से नोट करें। अब आगे आपके कुछ पार्ट्स और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए, बी एंड सी आर बिजनेस पार्टनर्स। आपके पास यहाँ पर बिजनेस पार्टनर 3 लोग हैं। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 24,000 रुपीज, 24,000 रुपए उनको प्रॉफिट हुआ। फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट इफ द प्रॉफिट कैन बी शेयर्ड इन द रेशो 2:5:3 रिस्पेक्टिवली। यानी ए, बी और सी आपस में इनके पार्टनरशिप हुई भी है, उनका रेशो 2:5:3 है। एक के पास 20% है, एक के पास 50% है, एक के पास 30% है शेयर। तो इस तरीके से रेशो आपको गिवन है, उनका आपका टोटल प्रॉफिट बता दिया। अब आपसे कहा है कि बताएं कैसे तकसीम करेंगे 24,000 को। जिसके पास 50% शेयर है, जाहिर है 24 का 50% आधा होता है, 12,000 उसके पास जाएगा। जिसके पास 30 है वो इस तरीके से। तो अब ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो तरीकेकार है, इससे पहले जो हमने किया वही सारा काम है। आपने क्वेश्चन लिखना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, ब्लू मार्कर से हेडिंग डालने के बाद अंडरलाइन टैक्स से करेंगे, फिर कहेंगे लेट प्रॉफिट। प्रॉफिट अब ये जहां डॉट डॉट डाला है, क्वेश्चन मार्क डाला है, वहां पे आपने खुद फिल करना है। तो प्रॉफिट क्यू, क्योंकि क्वांटिटी है ये भी 24,000 गिवन है। रेशो उसको ए, बी और सी लेट कर लें, जो जो आपके पास वैल्यू है 2, 5 और 3, ए, बी और सी। देयरफॉर सम ऑफ रेशोज आ गया 2, 5 और 3, प्लस कर दें 10 आ गया। यहां पर सम ऑफ रेशोज आपके पास 10 आए हैं, तो देयरफॉर शेयर ऑफ ए, अब 3 लोग हैं ए, बी और सी, तो ए का शेयर क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय उसका रेशो या उसकी जो भी क्वांटिटी थी दैट इज 2 होल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशोज। तो आपके पास 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 होल डिवाइड बाय 10, फिर सिंप्लीफाई करेंगे 4,800 आपके पास शेयर आ गया। 24,000 में से उसका जो हिस्सा है वो निकल आया। सिमिलरली आपके पास शेयर ऑफ बी, अब बी का शेयर था 50% के करीब, तो आपके पास 5 वैल्यू उसकी थी, तो क्वांटिटी 24,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, सॉल्व करेंगे 12,000 रुपीज आ गया। सिमिलरली आपके पास शेयर ऑफ सी भी उसी फॉर्मूले से, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय उसका अपना जो शेयर है, रेशो है सी, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 होल डिवाइड बाय 10, ये आपके पास 7,200 रुपीज ये शेयर आ गया सी का। अब जब कोई बिजनेस करता है, कोई भी इंसान किसी के साथ पार्टनरशिप करता है, तो उसमें एक परसेंटेज तय होती है कि इतना हिस्सा आपको मिलेगा, इतना हिस्सा मेरे पास रहेगा। तो वो जो हिस्सेदारी होती है वो आपके इसी तरीके से कैलकुलेट की जाती है। आपसे कहा जाता है कि 40% आपको मिल जाएगा, तो 40% टोटल अमाउंट का निकालना तरीकेकार वो सारा ये है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। मैंने आपको पूरा इसमें थोड़ा सा चेंज है वो समझाने के लिए करवाया है, अदरवाइज आगे जो काम एक जैसा वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, जो फर्क है वो ये है कि आपके पास 3 लोग हैं ए, बी और सी, इन्होंने इन्वेस्ट किया ज्वाइंटली, यानी कि सबने मिलजुल के इन्वेस्टमेंट की। एक ने 40,000 रुपए दिए, दूसरे ने 50,000 दिए और तीसरे ने 1,00,000 रुपए दिए। अब तीनों ने जितने जितने उनकी इस्तात थी, जितने पैसे थे उतना उन्होंने खर्च कर दिया, इन्वेस्ट किया इन अ कंप्यूटर बिजनेस। कंप्यूटर के बिजनेस में लैपटॉप वगैरह होगा या डेस्कटॉप होगा, कोई चीज उसकी होगी, तो बिजनेस कर रहे हैं उसका। अब आगे क्या है, इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज 35,000 रुपीज, इन्वेस्ट किया, जो प्रॉफिट आया वो 35,000 रुपीज आया। वो जो आपके पास प्रॉफिट आया है एट द एंड ऑफ ईयर, आपसे क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच इन्वेस्टर। ए, बी, सी तीनों थे, हर एक बंदे के पास कितना हिस्सा जाना चाहिए उस 35,000 का, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो कंडीशन दोनों की सेम ही है, बस दोनों में फर्क ये है कि वहां पर रेशो गिवन था, यहाँ रेशो आपको निकालना है। तो आपके पास गिवन क्या है, सिंस गिवन दैट, सोल्यूशन की हेडिंग डाल के फिर आपने इसके आगे काम करना है। ए रेशो बी रेशो सी, ए ने 40,000 खर्च किए, बी ने 50 और सी ने 1,00,000 यानी 100,000 खर्च किए। आप क्या करेंगे, यहां देखेंगे जो कॉमन वैल्यू है तीनों में उसको डिवाइड कर देंगे। तीनों के पास यहाँ तीनों वैल्यूज में 4 जीरो कॉमन है, तो आप 10,000 से तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। जब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये चारों जीरो इस 4 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली ये भी आपके पास 50,000 डिवाइड बाय 10,000 5 होता है, और 1,00,000 डिवाइड बाय 10,000 10 देता है वैल्यू। सिंपल कैलकुलेशन है। आपके पास रेशो आ गया 4, 5 और 10, तो ए, बी, सी इन तीनों का जो रेशो है 4:5:10 ये रेशो आ गया। आपको सवाल यहाँ पर जो पिछला था उसके अंदर रेशो गिवन था, यहाँ पर आपको रेशो निकालना है। तो ये सिर्फ यूनिक काम था इस सवाल और पिछले सवाल के मुताबिक। अब आपने यहाँ रेशो निकाल लिया, नेक्स्ट आप कहेंगे लेट, उसी तरीके जैसे पीछे क्या, प्रॉफिट कितना है 35,000 रुपीज, यहाँ पर रुपीज मेंशन कर दें। ए, बी और सी
आपने ए बी और सी के रेशियोज को मेंशन कर दिया 4, 5 और 10 रिस्पेक्टिवली। तो सम ऑफ रेशियोज आपके पास इन सबका ऐड कर दें, सम कर लें, आपके पास 19 आ जाएगा। अब उसके बाद तरीकेकार वही पुराना वाला, देखो शेयर ऑफ ए, फॉर्मूला क्या है, क्यू टाइम्स ए डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज। वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, मैंने आंसर नहीं लिखा, अब इसके आगे का काम आपका है, तो आपने इसका आंसर निकालना है। सिमिलरली शेयर ऑफ बी जैसे पीछे निकाला, क्यू टाइम्स बी डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज, और शेयर ऑफ सी क्यू टाइम्स सी डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये सवाल क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व होगा। इसको जल्दी से आप नोट कर लें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों का आगे काम कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में 14 तक इंपॉर्टेंट जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन थे वो करवा दिए थे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में आपके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। अब यहाँ पर ए पार्ट आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। बी पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बी पार्ट अगर समझ लिया तो ए पार्ट भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर बी पार्ट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1600 अमंग, आपको एक क्वांटिटी दे दी 1600, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ए बी एंड सी। तीन लोग हैं ए बी और सी, उनके दरमियान आपको एक रेशियो गिवन है 1:10, दूसरा 2/5 और तीसरा 1/2। अब यहाँ रेशियो नहीं गिवन, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये अमाउंट है। अब आपको इसको तकसीम करना है इस लिहाज से। तो जब भी आपके पास रेशियो इस तरीके से आएगा, चाहे बीच में कॉमा हो या इस तरह से रेशियो, आपके पास इससे पहले जितने क्वेश्चंस किए उसके अंदर कॉमा नहीं होता था, यानी कि जो भी वैल्यू होती थी रेशियो की उसके अंदर डिवाइड में वैल्यू नहीं होती। अब आपके यहाँ पर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिस पर रेशियो के अंदर मजीद डिवाइड हो रही है वैल्यू। इससे पहले जो क्वेश्चंस किए उसके अंदर सिंपल या तो 4 होता था, 5 होता था, 1 होता था, 2 होता था, सिंपल नंबर्स होते थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास डिवाइड में नंबर्स है, और डिवाइड में भी सारी जगह पर डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि रेशियो तो है, रेशियो इटसेल्फ डिवाइड होता है, लेकिन एक वैल्यू जो आपके रेशियो की है वो इटसेल्फ डिवाइड हो रही है, तो आप क्या करते हैं, आप जो वैल्यू डिवाइड हो रही है इसका एलसीएम लेते हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास एलसीएम ऑफ सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डाली, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करेंगे, तो आप कहेंगे सिंस एलसीएम ऑफ 10, 5 और 2, क्योंकि यहाँ पर 10, 5 और 2 है, आपके सवाल में ये रेशियोज गिवन है, तो आपके पास 10, 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। आपने इस वैल्यू को फिर मल्टीप्लाई करना है अपने गिवन रेशियो से, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो गिवन रेशियो है इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, दैट इज 10 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे रेशियो से। तो ये जो 10 है ये अंदर तमाम वैल्यूज से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास यहाँ पर 10 1/10 से भी मल्टीप्लाई होगा, 10 2/5 से भी, और सिमिलरली 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा। आपके पास बाकी फिर सिंप्लीफिकेशन होगी, 10 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, 5 2s are 10 और सिमिलरली 2 5s are 10 होते हैं। तो आपके पास ये एंड में सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 1:4:5 की। यहाँ पर अब जो रेशो आया है ये नया रेशो आपका ऑब्टेन हुआ है, इसमें कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही, आपके पास सिंपल होल नंबर रेशो है ये। तो ये चीज आपको लेके आनी है, ये वैल्यू और ये जो सिंपल आपके पास इस तरीके से गिवन था ओरिजिनल, ये और ये रेशो ऑल्दो सेम ही है। आपके पास जब तकसीम करेंगे चाहे इस अमाउंट को लेके करें या आप ऊपर वाले रेशो को लेके करें, आंसर सेम आएगा। लेकिन हमें इस किताब के मुताबिक और ये जो फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके लिए हमें डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं चाहिए। ये डिवाइड में अगर वैल्यू चाहिए तो आपके पास यहाँ a + b + c, फिर एलसीएम लेना वहां पे भी पड़ेगा और कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो बहरहाल अब इसके बाद जितना भी काम है वो सारा पिछले क्वेश्चन में जो किया वैसे ही होगा। ये आपके पास थोड़ा सा नया काम था इस सवाल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो ए पार्ट है, 15 का इससे पिछला ए पार्ट, वो भी आपने ऐसे ही करना है, यहां तक काम, बस वैल्यूज डिफरेंट होंगी। अब इसके आगे आपने कहा देयरफॉर लेट करना है क्वांटिटी या अमाउंट, क्यों आपके पास 1600 गिवन है। अब हर सवाल में आपको कोई ना कोई क्वांटिटी गिवन होगी, जो आपने रेशियो निकाला उसमें से ए बी और सी अलग अलग लेट कर लिया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, तो हमेशा ये ए है, ये बी है और ये सी होगा। इसके बाद आपने यहाँ पर कहा सम ऑफ रेशियोज a + b + c है, तो ऐड कर दें, आपका आंसर यहाँ पर 10 आ रहा है। फिर से आप कहेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ ए, आपके पास अमाउंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला पीछे सिखाया हुआ है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ए का रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज। तो क्वांटिटी 1600, ए का रेशो 1 था और सम ऑफ रेशियोज 10 आ रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर 160 रुपीज आ गया। सेम फॉर्मूला बी के लिए, अमाउंट ऑफ बी निकालना है, बस आपके पास यहाँ पर ए की जगह बी आ जाएगा क्योंकि रेशो ऑफ बी यहाँ पर होगा। तो फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करेंगे, आंसर 640। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सी, तो क्वांटिटी के साथ सी का रेशो मल्टीप्लाई होगा, तो क्वांटिटी के साथ सी का रेशो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ पर 1600 × 5 होल डिवाइड बाय 10। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आपके पास 800 आएगा।
और सिंपल आपके सवाल में यही कहा था, जितने सवाल हैं ऑलमोस्ट यहाँ से काम सबने सेम है, इससे ऊपर का थोड़ा बहुत काम डिफरेंट होता है, वो हर सवाल में यूनिक है, जो कंडीशन होगी वैसे आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन। अब ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पर सवाल में कहा हुआ है कि आपको ₹5100 है, इसको डिवाइड करना है एक्स वाई और जेड के अंदर, 3 लोगों में डिवाइड करना है और इन रेशो 1/2 रेशो 2/3:1/4 इस रेशो में। तो यहाँ पर भी आपके पास डिवाइड में वैल्यू आ रही है, डिवाइड में आपके पास जो भी रेशोज हैं डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो आपके जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज है 2, 3 और 4, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 12। तो 12 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिंपल जब 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे आप अपने इस रेशो को, तो सब जगह जितने भी तीनों रेशोज हैं तीनों के साथ 12 मल्टीप्लाई करके, जिस तरह यहाँ सिंपल वैल्यू आई है वहां पर भी सिंपल होल नंबर आ जाएगा। बाकी फिर इसके आगे का जो काम जैसे यहाँ पर किया है वैसे आप यहाँ पर भी करेंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसका ए और बी पार्ट दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, तो ये जल्दी से नोट कर लें। अब आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17, इसके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हैं दोनों एक जैसे ही, लेकिन दोनों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पर आपके पास ये तरीकेकार तो मैंने बता दिया सोल्यूशन कैसे होगा, तो आप लोग इसको पहले आराम से कॉपी कर लेंगे, एग्जाम के अंदर ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। लेकिन इसको मैं समझाने के लिए दूसरा मेथड भी अप्लाई करूंगा, वो आपने एग्जाम के लिए नहीं करना। इसमें आपके पास फर्स्ट पार्ट में कहा है कि अगर मेरे पास A/B 5/6 के बराबर है और B/C 8/5 के बराबर है, तो फाइंड करके दें A/B/C। अब यहाँ पर आपके पास जिस तरीके से कॉन्सेप्ट आता है कि पहले तो इधर समझ लें कि आपके पास हो क्या रहा है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, फिर कहना है सिंस गिवन दैट, ऊपर हेडिंग डाल देनी है A/B/C ये है, फिर आपने ब्लू पेन से ये उतारना है, जाहिर सोल्यूशन आपके पास सारा ब्लू से ही हो रहा है, लेकिन ये A/B/C ब्लैक से लिखेंगे। तो आपके पास यहाँ A/B 5/6 गिवन है, सिमिलरली आपके पास B/C 8/15 गिवन है। अगर आप कह रहे हैं कि इस तीनों को आपस में मिलाना है, तो फिर जो दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो मेरे पास B अगर दोनों में कॉमन है, A/B और B/C में B कॉमन है, तो B की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अब अगर B की वैल्यू सेम नहीं है, तो B की वैल्यू सेम करने के लिए जो आपने इक्वेशन सोल्यूशन टेक्निक सीखी थी, उसमें क्या करते थे कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर समझाऊं, 2x प्लस y है और यहाँ पर 3x माइनस 3y फॉर एग्जांपल है, आपको x को एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करते थे, x इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते थे पूरी वैल्यू को, और इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पर 6x आ जाता और आप फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, आपके पास x एलिमिनेट हो जाता, निकल जाता। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आपको यहाँ पर b सेम चाहिए, अगर एक जगह पर आपके पास b की वैल्यू 6 है और दूसरी जगह 8 है, तो मैं अपने b को सेम करने के लिए क्या करूंगा, एक जगह 6 है दूसरी जगह 8 है, तो मैं 6 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होके सेम हो जाएंगे, b की वैल्यू 48 दोनों जगह सेम आ जाएगी। लेकिन मेरे पास जो रेशो का कॉन्सेप्ट है उसमें मैं सिर्फ b को अलग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/6 पूरे से। तो जब 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो आंसर 40 आएगा, सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो आंसर 48। अब b कॉमन हो गया, लेकिन मैंने इस 8 को, ये जो 8/15 है, इसमें 8 को मल्टीप्लाई करवाया 6 से, तो 6 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 15 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो आ गया 6 × 15 90। इस तरीके से आप एरो मार्क करेंगे कि आपके पास b कॉमन करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज आपको कॉमन है, b अगर कॉमन है तो उसके वैल्यू को सेम लाने के लिए आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आपने b को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो a को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर b को 6 से मल्टीप्लाई किया है ताकि आपके पास b कॉमन आ जाए, तो c को भी आपने 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रख के करेंगे तो बेशक ये टेबल आप रटे नहीं, याद ना करें, आपको पता है कि आपका जी वैल्यू आ कैसे रहेगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऊपर आपने जो A/B है b कॉमन करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास a भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली आपको अगर c और b कॉमन करना है और b कॉमन करने के लिए आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो इस वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 40/48/90 ये वैल्यू आ गई। अब इसमें अगर कॉमन कोई वैल्यू आ रही है उससे डिवाइड कर दें, तो इन सब में अगर 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्योंकि इन सब के पास 2 कॉमन आया तो मैंने क्या कहा, और
ये सारी वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर दें, किसी एक वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपको डिवाइड करना है तो सबके साथ करना है, मल्टीप्लाई करना है तो सबके साथ करना है। रेशो में आपके पास फायदा ये है कि सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ मल्टीप्लाई सबके साथ कर सकते हैं, अगर डिवाइड करना है तो सबके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करने पर आपके पास 20, 24 और 45 ये वैल्यूज आ गई। एंड में आप कहेंगे देखो जो सवाल में कहा था ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू, ये जो आपने निकाली ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर बी पार्ट में कहा है कि ए रेशो बी मेरे पास 5:7 है, लेकिन ए रेशो सी दूसरी वैल्यू गिवन है दैट इज 3:14। तो ए रेशो बी गिवन है और ए रेशो सी गिवन है, ये दो आपके पास रेशोज गिवन है। अब पीछे वाले सवाल में बी कॉमन था, यहाँ पर ए कॉमन है। ए कॉमन लेने के लिए इन दोनों की वैल्यूज को भी सेम करना पड़ेगा। तो मेरे पास 5 और 3 है, डिफरेंट है, सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15, कॉमन वैल्यू के वैल्यूज भी सेम हो गई 15। अब अगर इस ए रेशो बी को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 3 21। मैंने 3:14 में 3 को कॉमन लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 14 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास 5 इंटू 14 70। इस तरीके से आपके पास ये रेशोज आ गया। अगर इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो यही फाइनल आंसर आएगा। आप कहेंगे देयरफॉर ए रेशो बी रेशो सी, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 17 था। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 27 पे ला रहा हूँ, क्योंकि इसके दौरान ही में कोई पास्ट पेपर क्वेश्चन नहीं है, तो अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट पेपर में आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 आया हुआ है, जिसमें आपसे कहा है इफ p रेशो q 5:2 के बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कहा फाइंड करें वैल्यू ऑफ p माइनस 2q अपॉन p प्लस q। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करके बतानी है। अब इसके बाद आपने जब ये सवाल के मुताबिक सारी कंडीशन देख लिया, आपने यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करना है। फिर कहेंगे सिंस गिवन दैट p रेशो q 5:2 ये गिवन है, इसको आप पढ़ते हैं t अपॉन क्यू बराबर है 5/2 के। तो q को उस साइड पे भेजेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स q अपॉन 2, तो 5q अपॉन 2 t की वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 कहना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, आपकी मर्जी है, बेशक इसको हटा देंगे, मसला नहीं है। फिर इसके बाद कहेंगे देयरफॉर जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज t माइनस 2q अपॉन p प्लस q, उसमें t की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 5q अपॉन 2। तो आपके पास 5q अपॉन 2 माइनस 2q अपनी जगह, इधर p की जगह वही 5q अपॉन 2 पुट करेंगे, प्लस q अपनी जगह। फिर आगे सिंप्लीफिकेशन है, आपको ये सारा काम मैंने सिखाया हुआ है। आपको यहाँ पे 5q माइनस एलसीएम लेंगे, 2 2 4, 4q होल डिवाइड बाय 2 और 5q प्लस 2q होल डिवाइड बाय 2 एलसीएम लेने पर आ गया। अब क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में डिवाइड हो रही है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इस डिवीजन डिनोमिनेटर के फॉर्म के बजाय डिवीजन का साइन बना के, तो मेरे पास ऊपर वाली ब्रैकेट डिवाइड हो रही है नीचे वाली ब्रैकेट से, इस तरह लिख दिया। और आपने इन ब्रैकेट्स को भी साथ साथ सिंप्लीफाई करना है। 5q माइनस 4q 1q होता है होल डिवाइड बाय 2 अपनी जगह। सिमिलरली 5 प्लस 2 7q होल डिवाइड बाय 2। अब ये क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, आपने पढ़ा है कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए जिसके बाद वाली ब्रैकेट है उसको रेसिप्रोकल करना होता है, उलटना होता है। तो आपके पास 7q अपॉन 2 2 अपॉन 7q हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, q से q कैंसिल होगा, पीछे इधर कुछ नहीं, तो 1 अपॉन 7 will be the final answer, final value of this particular expression। तो ये सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन है इस सवाल का। अब क्वेश्चन नंबर 29 आपने घर पे ट्राई करना है। इसमें आपसे कहा है फाइंड द रेशो x रेशो y इन द इक्वेशन। तो जो इक्वेशन आपको गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 23xy प्लस 20y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। अब क्योंकि मैं आपको पूरा फैक्टराइजेशन वगैरह आगे के चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ तो आप इस सवाल को फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने के लिए आपने दायरे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, फैक्टर्स आएंगे दैट विल बी अराउंड 120 वैल्यू आएगी। प्लस करने पर ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी कि आपको 23 मिल जाए, तो आप 15 के टेबल से मल्टीप्लाई कर लें 8 को, तो 15 इंटू 8 भी 120 होता है। तो आपके पास यहाँ पर 120 वैल्यू आ गई, फैक्टर 15 इंटू 8, तो प्लस करें 15 प्लस 8 आपके पास 23 आंसर आ जाता है। तो फैक्टराइज कैसे होगी ये भी मैंने बता दिया आपको। फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स बनाने के बाद आइदर और करें, आइदर और करने के बाद x अपॉन y की वैल्यू कोई ना कोई आ रही होगी, तो उसको आपने घर पे ट्राई करना है, पीछे ऑल द सॉल्यूशन मौजूद है। तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास में फिर मैं डिस्कस करूंगा, ये सवाल आपका होगा।
आज आप लोगों का मैं आगे काम करवा रहा हूँ। पीछे मैंने आपको ये वाला सवाल होमवर्क के लिए दिया था, तो इसको एक बार डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। क्या है सवाल में, क्या एक्स रेशो वाई फाइंड करें इस इक्वेशन का, ये जो गिवन है। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन गिवन होगी और नजर आ रहा है मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तरीकेकार आपको पता है कि आपने सवाल उतारना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, उसके आगे से मैं आपको काम करवाता हूँ सोल्यूशन का। ये सारा आपने ब्लू इंक पेन से लिखना है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 20 इंटू 6 120, 120 के फैक्टर जो ऐड करने पर 23 दे दें, तो 15 इंटू 8 ये भी 120 होता है। 15 प्लस 8 23, मिडिल टर्म ब्रेक होगी। पीछे आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखा हुआ है। अब मिडिल टर्म जब ब्रेक करेंगे तो 6x² माइनस 15xy माइनस 8xy प्लस 20y², ये बराबर आएगा 0 के। अब यहां पर कॉमन ले लें, इसके पास 3x कॉमन है, 2x माइनस 5y पीछे रह गया। इधर माइनस 4y कॉमन है, तो पीछे 2x माइनस 5y कॉमन रह गया, और आपके पास फिर 2x माइनस 5y इंटू 3x माइनस 4y, ये बराबर क्योंकि 0 के है तो आइदर और करके आप इस तरीके से अलग करेंगे। यहाँ पर अगर 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यूज उधर जाएंगी, तो इस तरीके से आपके पास x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/2 और x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/3, ये आंसर आएगा। फिर क्योंकि आपको पता है कि जो वैल्यू डिवाइड हो रही है हम इसको रेशो की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली x रेशो y है, तो x रेशो y 5/2 के बराबर है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से x रेशो y 4/3 के बराबर है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल आपने सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कहा है एट प्रेजेंट, अभी इस वक्त हाल ही में, एज ऑफ खालिद एंड सोहेल आर इन द रेशो ऑफ 4/3। दो बच्चे हैं, उन दोनों की जो एज का रेशो है 4/3 है रिस्पेक्टिवली। इन 6 ईयर टाइम, 6 साल के अंदर खालिद की एज 26 ईयर्स हो जाएगी। तो आपसे कहा है हाउ ओल्ड इज सोहेल एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट अभी सोहेल की एज क्या होगी। अगर वो 6 साल के बाद 26 का होगा, तो आपके पास एज बतानी है कि अभी प्रेजेंट, खालिद के बारे में बोला है वो 6 साल बाद 26 का होगा, लेकिन प्रेजेंट एज बतानी है सोहेल की। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो लेट करना है, सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डाल के कहेंगे लेट एक्स और वाई, ये दो एजेस हैं जो आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि एक्स और वाई यानी कि खालिद और सोहेल की एजेस अभी क्या है, तो आपने लेट कर लिया एक्स प्रेजेंट एज ऑफ खालिद और वाई प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल। फिर आप कहेंगे सिंस गिवन दैट x रेशो y 4/3 के बराबर गिवन है, आपसे क्या है कि सोहेल और खालिद की जो एज है उनका रेशो इस तरीके से है, तो हम कह सकते हैं x अपॉन वाई बराबर है 4/3 के, तो इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब प्रेजेंट आपको नहीं पता, लेकिन 6 साल बाद आपको कंडीशन पता है कि आफ्टर 6 ईयर खालिद की एज 26 साल हो जाएगी। दैट इज जो प्रेजेंट एज है उसमें 6 साल ऐड कर दें, टोटल एज 26 हो जाएगी। तो मतलब प्रेजेंट एज उसकी 20 साल है। तो एट प्रेजेंट खालिद इज 20 इयर्स ओल्ड। फिर आप क्या करें, इस वैल्यू को पुट कर दें अपनी इक्वेशन 1 में x की जगह, तो जो आगे इस तरीके से इक्वेशन बन गई, तो x की जगह 20 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आगे पीछे शिफ्ट करें। यहां पर आपके पास 20 इंटू 3 बराबर है 4 इंटू वाई के, 4 उधर जाके डिवाइड होगा, तो 4 और 20 एक ही टेबल में आते हैं। आपके पास 4 इंटू 5 आपके 20 होता है, तो 5 इंटू 3 आपका यहाँ पर 15 ईयर्स, ये 15 ईयर्स प्रेजेंट एज है सोहेल की। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने अपना आंसर करना था। अब आगे आ जाए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 37 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ए पार्ट में क्या है, अ कारपेंटर मेक्स 20 टेबल्स इन 8 डेज। एक कारपेंटर है जो कि 20 टेबल्स बनाता है 8 दिनों में। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू मेक 30 सच टेबल्स। अब वो कितने दिन लेगा 30 टेबल बनाने में। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लॉजिक इस्तेमाल करनी है कि 20 टेबल अगर 8 दिनों में उसने बनाया है, तो 30 टेबल क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो दिन भी ज्यादा चाहिए होंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास एक डायरेक्ट रिलेशन आता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम इसको कहते हैं, कि मेरे पास 8 दिन अगर ये वैल्यू बढ़ रही है इस तरीके से, तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर टेबल्स में इंक्रीज कर रहा हूं, टेबल बढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ पर जो डेज हैं वो भी बढ़ेंगे। उस तरीके से, उस लॉजिक से आप कहेंगे कि ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम कहते हैं कि ये वैल्यू इससे डिवाइड करेंगे तो उसके बरक्स ये वाली वैल्यू इससे डिवाइड होगी, यानी कि x अपॉन 8 ये आपके डेज, क्योंकि आप सेम रेशो आपने पीछे पढ़ा था कि सेम क्वांटिटी, सेम आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। तो x अपॉन 8 फिर बराबर है 30 अपॉन 20।
x के अपोजिट ये वैल्यू है, 8 के अपोजिट ये वैल्यू, तो इसी तरीके से इनका रेशो होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में थोड़ा डिफरेंट काम होता है। तो सिंपल है, x अपॉन 8 इज इक्वल 30.20, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करें, आपके पास एंड में आंसर 12 आएगा। तो आपके 12 डेज आर रिक्वायर्ड टू मेक 30 टेबल्स। तो इस तरीके से ये वाला सिंपल सा आंसर हो गया। बी पार्ट है, ये आपसे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज रुपीज 3250, 3250। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स। तो अब आपके यहाँ पर 10 चेयर्स है, क्वांटिटी ज्यादा है, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स। अब आपकी क्वांटिटी कम हो गई तो जाहिर कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। अगर 10 चेयर्स की कॉस्ट 3250 है तो 7 चेयर्स की कॉस्ट कम होगी, कम होनी चाहिए। तो ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन हुआ, यानी कि मेरे पास अगर यहाँ पर कॉस्ट और चेयर्स के आपस में रिलेशन बनाए तो चेयर की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, चेयर कम हो रही है, तो आपकी कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। आप अगर कोई एक चीज लेने जाते हैं 100 रुपए की, 10 चीज उठा के लाते हैं 1000 रुपए बनते हैं। वहीं पे अगर आप वही 100 रुपए की चीज अब 6 लेके आएंगे तो 1000 रुपए तो नहीं बनेंगे ना, उससे ज्यादा बल्कि कम अमाउंट बनेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस्ट डिक्रीज होगी। अगर ये आपके पास इस तरीके से रिलेशन है तो ये भी इस तरीके से रिलेशन होगा। ये ऊपर की तरफ बनाए या नीचे की तरफ बनाए, दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि वैल्यू आपकी अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज हो रही है तो दूसरी तरफ भी डिक्रीज होगी। बहरहाल आपके पास यहाँ पर x डिवाइडेड बाय 3250 विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 10। यही चीज आपने बताई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप यही काम करते हैं कि जो इसके अपोजिट, इसके सामने वैल्यू है वो उसके इक्वल टू के साइड पे वही होती है, यानी कि x के इस साइड पे 7 ही होगा और 3250 के उस साइड पे 10 ही होगा। तो सिंपल है, इसको उधर भेज के मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, 2275 रुपीज। और ये आपका कॉमन सेंस भी है कि आप अगर 10 के बजाय 7 टेबल 7 चेयर्स खरीद रहे हैं तो 7 चेयर्स कम सस्ती पड़नी चाहिए एज कम्पेयर टू 10 चेयर्स। ये आपके पास सिंपल सा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कहा है 125 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट 3500 रुपीज। आपके पास क्वांटिटी 125 किलोग्राम है राइस चावल के और उनकी प्राइस 3500 या 3500 है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कैन बी बॉट फॉर रुपीज 2380। तो आपको भी क्वांटिटी नहीं पता लेकिन आपको अमाउंट पता है कि एक्चुअल अमाउंट से डिक्रीज कर दिया। तो अगर आपने पैसे कम किए हैं, पैसे कम करने से क्वांटिटी बढ़ तो सकती नहीं है। आप दुकान वाले से क्या मैं कम पैसे दूंगा लेकिन मुझे बदले में ज्यादा पैसे ज्यादा चीज चाहिए तो आपको देगा तो नहीं। तो आपने क्वांटिटी को अगर डिक्रीज किया है तो इधर या बल्कि आपने अगर अमाउंट को डिक्रीज किया है तो क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि आपको अमाउंट पता है कि वो डिक्रीज किया है, कम किया है, तो क्वांटिटी भी अंडरस्टूड है कि कम ही होगी। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये भी। तो उसमें भी वही तरीका। अब ये मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। x अपॉन 125 बराबर है 2380 डिवाइड बाय 3500। 125 उधर भेजें, मल्टीप्लाई होगा, आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने पर 85 आंसर आ रहा है x का, यानी कि आपके पास जो क्वांटिटी है दैट इज 85 किलोग्राम। इतने अमाउंट में आपको 85 किलो मिल जाएगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन पे। ये ऑल दो पास्ट पेपर में नहीं आया लेकिन आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कहा है 36 वर्कर्स बिल्ड अ हाउस इन 20 डेज। 36 लोग हैं जो कि एक घर तामीर कर रहे हैं 20 दिनों के अंदर। हाउ मेनी डेज विल 18 वर्कर्स। अब आपने वर्कर की क्वांटिटी कम कर दी, आपने वो तादाद कम कर दी। वर्किंग एट द सेम रेट टेक टू बिल्ड द सेम हाउस। वही सेम घर जो पहले 36 वर्कर्स ने बनाया था और 20 दिनों में बनाया था, अब 36 के बजाय 18 लोग वहां पर खड़ा कर दें। जिस तरह उन 36 ने काम किया उसी तरीके से 18 वर्कर्स भी काम करेंगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा उस किस्म के हाउस को बनाने का, उस किस्म के घर को दोबारा से बिल्ड करने में। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर दिए। नंबर ऑफ वर्कर्स कम करने से नंबर ऑफ डेज कम नहीं हो सकते। अगर एक इंसान कोई काम कर रहा है 10 दिन में तो 2 लोग मिलके वो 10 के बजाय 5 दिन में काम करके खत्म कर देंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास एक इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स रिलेशन जनरेट हो गया। अब यहाँ पर आपके अगर वर्कर्स कम हो रहे हैं तो डेज बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन आपको वैसे कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एक टीम है वो 10 लोगों की है, 10 लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं 10 दिन के अंदर, वहीं पे अगर 5 लोग छुट्टी कर लें या 5 लोग बीमार हो जाएं
तो वो 10 दिन में काम नहीं हो सकता, उसके लिए काम के लिए टाइम ज्यादा और रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर आपने वैल्यू कम की है एक जगह, दूसरी जगह पे वैल्यू बढ़ गई। तो अगर यहाँ पर आपने वर्कर्स को कम किया तो दूसरी जगह डेज बढ़ गए। जब इस तरह का रिलेशन आता है तो उसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन में आपके पास ये जो वैल्यू है x वो इसके प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आप करते हैं x अपॉन 20 विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 18। तो x के अपोजिट साइड 36 आती है और 20 के अपोजिट साइड ये 18 आएगी। तो आपके पास x अपॉन 20 इक्वल टू 36 अपॉन 18। ये आपने एरोज वगैरह नहीं बनाने, आप ये एरो तो चले बना दे लेकिन ये डॉटेड लाइन नहीं बनानी होती एग्जाम में। तो बहरहाल x अपॉन 20 इज इक्वल टू 36 अपॉन 18। ये आपको तरीका याद रखना है फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब आपके पास इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए, तो बजाय जैसे डायरेक्ट में आप कर रहे थे वैसे करने के बजाय आप इनवर्स के लिए दूसरे तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x विल बी इक्वल टू 20, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफिकेशन करें, आपके पास x का आंसर 40 डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट हाउस। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन का। लास्ट क्लास के अंदर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर आपका नया टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये दोनों डायरेक्ट और इनवर्स मिला दें तो एक नया प्रोपोर्शन बनता है जिसको हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे पीछे हमने कंपाउंड रेशो पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर अब हम नया है ये कंपाउंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर पास्ट पेपर के, वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आपके पास बी पार्ट में करवा रहा हूं। ए पार्ट जब आपको ये समझ आएगा, बी पार्ट तो ये खुद कर लेंगे। बी पार्ट में क्या है, 8 मशीन्स कैन प्रोड्यूस 560 यूनिट्स। 8 मशीन्स हैं वो 560 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं पर डे, वर्किंग 6 आवर्स अ डे। एक दिन में 6 घंटे काम करके वो आपके पास इतना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। हाउ मेनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1680 यूनिट्स पर डे वर्किंग 9 आवर्स अ डे। आपने दो चीजें यहां पर बढ़ा दी, नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ा दिए और पर डे जो उनके वर्किंग आवर्स थे वो भी बढ़ा दिए। तो पहले 6 घंटे मशीन चलती थी, अब 9 घंटे चलती हैं। अब कुछ रिलेशन इस तरीके से बना है कि आपके पास आपने सबसे पहले टेबल बनाना होता है जो डाटा गिवन है। मशीन्स आपके पास 8 गिवन है और उसके बाद क्या है, कितनी मशीन्स चाहिए तो आप उसको अननोन है तो एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट्स आपको जब 8 मशीन थी तो आपके पास 560 यूनिट्स है और आपके पास यहां पर जब आपने मशीन्स बढ़ा दी या कम कर दी अभी ये नहीं पता, लेकिन यूनिट्स आपके 1680 आ गए। और इसी तरीके से आप कह रहे हैं जब 560 यूनिट्स है तो आपके पास 6 आवर्स चलती थी, 6 आवर्स मशीन्स वर्क करती थी और जब आपके पास 1680 यूनिट्स बनेंगे तो मशीन्स 9 आवर्स अ डे काम करेंगी, वर्क करेंगे। ये आपने डाटा बना दिया। अब इस डाटा को देख के आपने अपनी थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई करनी है कि मशीन बढ़ाने से नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ रहे, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, लेकिन मशीन बढ़ाने से क्या टाइम भी बढ़ेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। अगर आप मशीन्स बढ़ाएंगे तो इसीलिए बढ़ाते हैं कि टाइम कम लगे। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, आपको 10 पेज प्रिंट करने में 10 मिनट लगते हैं, वहीं पे आप 2 प्रिंटर रख दें और 5-5 डिवाइड कर दें, वो 5 मिनट में हो जाएगा। आपने मशीन बढ़ाई लेकिन आपके पास टाइम रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से आपके पास यहां पर भी जब मशीन बढ़ेगी तो आपके पास टाइम भी रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, टाइम बढ़ा दिया। असूलन क्या होना चाहिए था, मशीन बढ़ा रहे तो टाइम कम होना चाहिए था। ये आपका रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। तो इस वजह से आप यहां पर इस तरीके से एरो ऊपर की तरफ लगाया, मतलब ये कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा दैट विल बी इनवर्स रिलेशन। बेशक वो वैल्यू बढ़ रही है, वो वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपने यूनिट बढ़ा दिए। अगर हम यूनिट का काम देखें, यूनिट और टाइम को, तो भी आपके पास रिलेशन थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन हमें जो चीज मालूम करनी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे चीजों के दरमियान प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि मैं कहूं कि मेरे पास यहां पर वैल्यू तो मशीन की फाइंड करनी है, लेकिन मैं रिलेशन तलाश कर रहा हूं यूनिट और टाइम के दरमियान। जिस चीज को मालूम करना है उसके दरमियान आपको रिलेशन चाहिए, उसके दरमियान आपको देखना है कि आइदर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है क्या है। तो आप यहाँ पर वो वर्डिंग में लिखेंगे वो सारी बातें यहाँ पर मैंने लिखी। देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन नंबर्स एंड मशीन। तो नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ यूनिट्स के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, नंबर ऑफ मशीन एंड नंबर ऑफ यूनिट्स के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एंड इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन नंबर ऑफ मशीन एंड टाइम। तो अगर नंबर ऑफ मशीन और टाइम के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन है।
तो अब यहां पर आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन में जो वैल्यू होती है, आपको ने पीछे पढ़ा था, आपको मैंने पढ़ाया कि यहां पर अगर वैल्यू लिखी तो वो बराबर होगी इसके इज इक्वल टू के उस साइड पे। तो आप कहेंगे हेंस x अपॉन 8 विल बी इक्वल टू, यहां पर आपकी जो वैल्यू है 1680 डिवाइड बाय 560 जो कि यहां पर है, यहां पर x डिवाइड बाय 8 हो रहा है। जाहिर है आपने पीछे डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा है कि हम इसको किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अब आपके मशीन और टाइम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, तो आपके पास जहां पर x है उसके अपोजिट ये वाली वैल्यू इधर लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 9। इनवर्स रिलेशन में आप वैल्यू को दूसरे तरीके से लिखते हैं, ये पीछे आपने सीखा हुआ है। अब सिंप्लीफाई करना है, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास 16 आंसर आएगा, तो x यानी कि टोटल आपके जो मशीन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर 16 मशीन रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 का ए पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, बी पार्ट में सिर्फ डाटा चेंज है, बाकी सब कुछ वही है, वर्डिंग वगैरह सारी सेम है। आपसे कहा है ए पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, इफ 1500 मैन मेक 11 माइल्स ऑफ रेल रोड, एक रोड बनानी है जिसमें आपने 11 माइल्स तक काम कर लिया, इसके लिए 1500 लोगों की जरूरत थी और ये सारा काम किया इन 13 वीक्स। डाटा बनाएंगे आप लोगों का, जो लेंथ है इन माइल्स उसका और जो टाइम है वीक उसका। आपसे कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, आपसे टाइम के बारे में पूछ ले कि नंबर ऑफ वीक्स बताएं। टेक 2400 वर्कर्स टू मेक 27.5 माइल्स ऑफ रेल रोड, यानी कि आपको माइल्स लेंथ बता दी और मैन बता दिए, वर्कर्स बता दिए। अच्छा मैं नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 2000 आपके पास है, वीक आपके ऊपर तो डाटा सही है, नीचे आपका 2000 है, 24 नहीं 2000। तो यहां पर आपके पास 1500 से 2000 कर दी, क्वांटिटी बढ़ा दी लोगों की। सिमिलरली आपको ये भी कह दिया कि लेंथ भी बढ़ा दी, पहले 11 माइल्स तक काम हो रहा था, अब और आगे आपने रोड बनानी है। तो बताएं टाइम यहां पर कितना चाहिए, और जाहिर सी बात है आपको ज्यादा लेंथ अगर चाहिए तो ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। अब यहां पर हमें क्योंकि टाइम चाहिए तो इसके दरमियान हम रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे बिटवीन लेंथ एंड नंबर ऑफ पीपल या मैन। तो मेरे पास यहां पर उसी तरह से स्टेटमेंट आएगी, देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन वीक्स एंड माइल्स, आपके वीक और माइल्स यानी लेंथ के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे उतना ज्यादा टाइम बढ़ेगा। और इनवर्स प्रोपोर्शन है बिटवीन मैन एंड वीक, जितने ज्यादा लोग बढ़ाएंगे उतना कम टाइम चाहिए होगा। अगर एक इंसान कोई काम कर रहा है 10 घंटे में और 10 लोग वही काम करने आ जाएं तो वो 1 घंटे के अंदर काम करके फारिग कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन है बिटवीन मैन एंड वीक्स। तो यहां पर अब आपने जब ये प्रोपोर्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि डायरेक्ट और इनवर्स क्या है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि x अपॉन 13 बराबर होगा 27.5 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइड बाय 2000, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है इसके साथ, तो इस वजह से ये वाली वैल्यू फिर डिवाइड होगी इससे। इनवर्स में आप ये काम करते हैं। तो आपने यहां पर अब क्योंकि पॉइंट के साथ काम करना है, इसको आप पॉइंट हटाते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ था बचपन में कि आप जब भी पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 आएंगे। तो आपके पास यहां से पॉइंट हटा तो 1 और 0 आ गया। 13 यहां डिवाइड हो रहा है, उधर बेच के मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 195 डिवाइड बाई 8। इसको आपने 195 डिवाइड बाई 8 को इस तरीके से लिखना है। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाला जा सकता है, कैलकुलेटर से नहीं निकालना आता तो आप इसको वैसे भी जो पीछे बच्चों में किया करते थे ब्रैकेट बना के या डिवाइड का साइन बना के, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बहरहाल आंसर इस फॉर्म में देंगे, ना कि इस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 24 वीक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेंगे ही लगेंगे, और बकिया जो उसके बाद वाला वीक होगा जिसको आप 25वां वीक कहेंगे, उसके अंदर आप 8 हिस्से कर लें दिन के, उस 8 हिस्से में से 3 हिस्से जाएंगे, यानी पूरे वीक के 7 दिन होते हैं, उस 7 दिन को 8 हिस्सों में तकसीम कर लें, उसमें से 3 हिस्से जाएंगे। तो यहां पर तरीकेकार ये होगा फॉलो करने वाला। इससे मुझे नहीं पता चल रहा कितने नंबर ऑफ वीक्स आएंगे, ना पॉइंट में पता चलेगा। हम क्या करते हैं, इस तरीके से फ्रैक्शन में अपने आंसर को लिखते हैं। तो यहां पर इस तरीके से आपने x की वैल्यू बता दी कि इतना टाइम लगेगा, इतने वीक्स रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कहा है, इफ 9 men कंज्यूम 120 किलोग्राम ऑफ राइस इन 20 डेज, 9 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर गए हैं जहां पर खाना वगैरह नहीं है, चावल लेके चले गए और 120 किलोग्राम वो चावल लेके गए, तो 20 दिन का उन्होंने राशन इकट्ठा कर लिया, 20 दिन के लिए अब वो खाना खा सकते हैं आराम से। इन हाउ मेनी डेज
will 15 men consume 250 किलोग्राम ऑफ राइस। दूसरा ग्रुप है, उसमें दूसरे ग्रुप में लोग जो है वो 15 चले गए। अब आपको नहीं पता कि उनके पास कितना राइस, कितना अमाउंट होगा, लेकिन आपको ये कहा है कि 15 लोग हैं और वो 250 किलोग्राम लेके चले गए। आप कितने दिनों में वो कंज्यूम कर लेंगे? तो नंबर ऑफ डेज आपसे बोला है कि बताएं क्या होगा। डाटा उसी तरीके से, नंबर ऑफ डेज एक के आपको पता है 20, दूसरे के आपको नहीं पता। जिसके 20 आपको पता है उसकी क्वांटिटी 120, जिसके बारे में नहीं पता उसकी क्वांटिटी 250 है। सिमिलरली 20 डेज वाले जो लोग हैं वो 9 हैं, जिनकी क्वांटिटी, जिनके नंबर ऑफ डेज नहीं पता, उनके लोगों की तादाद 15 है। डाटा बना लिया है। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि आपके पास जो रिलेशन है, आपके जो डायरेक्ट रिलेशन की बात करूं, देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन डेज एंड क्वांटिटी। जितने ज्यादा आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा दिनों तक वो आपका जो भी है राशन वो चलेगा। अगर मेरे पास 10 किलो आटा है, वो एक महीने तक फॉर एग्जाम्पल कोई लोग चलाते हैं, वहीं पे अगर 20 किलो कर दें तो 2 महीने चल जाएगा। जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो लाजमी नहीं है कि लोग भी बढ़े। जितना ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतना जल्दी खाना खत्म होगा। जाहिर है ज्यादा से ज्यादा लोग आपके खाना खाएंगे तो वहां पर जाहिर है आपके पास जो राशन है वो भी कम होता जाएगा, यूटिलाइज होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है बिटवीन डेज एंड मैन। अब ये सारा जब आपने डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन निकाल लिया तो आप कहेंगे हेंस x अपॉन 20 बराबर है 250 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 15। ये आपने इस तरीके से वैल्यू लिख दी। अब 20 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करें, एंड में x का आंसर 25 डेज आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये सिंपल आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शन के सवाल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज आप लोगों का नया टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज कंबाइंड प्रोपोर्शन। कंबाइंड प्रोपोर्शन में आप लोगों को मैंने काम थोड़ा सा कराया था, होमवर्क सारे आपको दिए थे। अब वो जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के दिए थे, जाहिर है वो आपने खुद करने हैं। अब उनमें क्योंकि मैंने जो सवाल कराया सारे एक जैसे थे, सिंपल आपसे कहा था कि 3 रेशो है, A रेशो B गिवन है, दूसरा B रेशो C गिवन है, तो आपने कंपाउंड A रेशो C करके निकालना है। तो सिंपली आप A अपॉन B मल्टीप्लाई बाय B अपॉन C करते थे तो आपको A अपॉन C यानी कि A रेशो C मिल जाता। तो पीछे आपको इस टर्म में तो ज़ाहिर मैंने नहीं करवाया, सवाल सॉल्व करवाया, लेकिन पीछे लॉजिक तो यही थी। अब अगर यहां तक आपको क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का। अब परसेंटेज में कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो बचपन में कभी आपने पढ़े थे, जिसमें आपने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर उनसे निकालते हुए आपने प्रॉफिट या लॉस, ये सारी बातें पीछे बचपन में सीखी हुई हैं। अब सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चन पहले सवाल आप डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद फिर ये फॉर्मूले इस पे आएंगे। तो पहला आपके पास सवाल गिवन है क्वेश्चन 56 में कि 20% ऑफ 80 रुपीज निकाल के दे। आप दें कोई भी आपके पास सवाल आएगा, लाजमी नहीं 80 रुपीज हो, अगर कोई भी चीज हो, आपसे बोला जाए कि फॉर एग्जांपल आपने कपड़ा लिया 3 मीटर का, उसमें से 2 मीटर आपका कपड़ा इसका सूट बनेगा, बकिया 1 मीटर आपका बच गया या जाया हो गया, तो बताएं कितना परसेंटेज कपड़ा जाया हो गया। इसी तरीके से क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हैं, उसमें से 10 बीमार हो गए, तो बताएं कितनी टोटल परसेंटेज अटेंडेंस हुई। तो हर जगह, ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हर जगह परसेंटेज इस्तेमाल होती है। आपको जब आपका रिजल्ट आता है तो परसेंटेज में आपको मेजर किया जाता है। आपने जितने भी पेपर दिए, आपके अगर टोटल मार्क्स 1000 थे या 500 थे, जितने भी थे, लेकिन आपका जो रिजल्ट एंड में पूछा जाएगा वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा जाएगा। आपसे ही नहीं पूछा जाएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स आ गए, तो जब जिसको रिक्वायरमेंट है वो पूछ लेंगे, लेकिन आप सबको बताते फिरेंगे मेरी इतनी परसेंटेज आई है एग्जाम में, मेरे इतने मार्क्स आए हैं। मार्क्स से किसी को कोई नहीं लेना देना, किसी का कोई आपसे ताल्लुक नहीं है, मार्क्स को पूछेंगे भी नहीं। आपसे जो चीज रिक्वायर्ड है वो है परसेंटेज। तो यहाँ पर अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें परसेंटेज की इस्तेमाल कर रहे हैं। परसेंटेज जैसे आपसे कहा कि 20% ऑफ 80 रुपीज बताएं क्या होगा, तो इसका तरीकेकार क्या होता है कि जो आपको अमाउंट गिवन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 20% से, सिंपल। तो 20%, ये जो परसेंट का सिंबल है, ये साइन है, इसको हटाएंगे तो इसकी जगह डिवाइड में 100 लिखा जाएगा। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, ये आपके पास परसेंटेज हटा के हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एंड में आंसर 16 आया। ये जो 16 अमाउंट आया है ये है 20% ऑफ योर 80 रुपीज। अगर आपसे बोला जाता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोचिंग में एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है कि आपके अगर मार्क्स पीछे खराब आ गए तो आप मोर देन 80% लें, मोर देन 80% ऑफ दैट नंबर, जितने भी आपके टोटल मार्क्स होंगे
वो मोर देन 80% आप बोनस अप्लाई कर सकते हैं। यानी पिछले जितने भी आपको कोई एक टेस्ट है सेम सब्जेक्ट का, उसके अंदर मार्क्स खराब है, आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर लें। तो 80% ऑफ 20 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल है, टोटल मार्क्स 20 थे, तो 80% का मतलब क्या हुआ, आपने 80% निकाला 20 का, 16 मार्क्स होने चाहिए थे। सिमिलरली अगर 30 नंबर का पेपर होगा, 30% का 80 निकालें, तो 80% ऑफ योर 30 मार्क्स ये आपके 24 होने चाहिए। तो आप हर जगह परसेंटेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया कि 20 मार्क्स का 80% 16 होगा, वो इस फॉर्मूले से किया। तो अब ये परसेंटेज जब क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। ये सारे आपके कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं, अदरवाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। 58 में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ मनी ऑफ दिस 10.5% इज ₹210। आपसे कहा कि वो वैल्यू क्या होगी जिसका 10.5% लूं तो आंसर 210 आ जाए। अब आपको टोटल अमाउंट नहीं गिवन, आपको आंसर गिवन है। अगर इसी सवाल को उल्टा पढ़े तो बोलूं कि वो परसेंटेज अगर 20 है और अमाउंट मेरे पास 20% अप्लाई करने पर 16 आ रहा है, तो एक्चुअल अमाउंट क्या होगा। उसी तरीके से यहां सवाल गिवन है कि आपके पास परसेंटेज 10.5 है, ये 10.5 लिखने का तरीका है फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो 10.5% ऑफ योर सम ऑफ मनी का मतलब टोटल अमाउंट, ये अमाउंट 210 रुपीज आ रहा है। तो एक्चुअल अमाउंट आपको बताने क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट निकालने का तरीका ये है, आप सबसे पहले तो लेट कर लें जो एक्चुअल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है वो एक्स के बराबर है। एक्स क्या है, अमाउंट टोटल, लेकिन ये आपको पता नहीं है, इसको आपने निकालना है। तो जो वैल्यू आपको निकालनी है पता नहीं है, उसके लिए आपने इसको एक्स कंसीडर किया, मल्टीप्लाई बाय 10.5%। जिस तरह ऊपर आप कर रहे थे उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर आपको टोटल अमाउंट पता था, यहाँ टोटल अमाउंट नहीं पता। टोटल अमाउंट हमें निकालना है, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए उसको हमने एक्स का, और हमने कहा कि 10.5% ऑफ दैट एक्स वैल्यू, ये अमाउंट टोटल जो आपका है आएगा 210 रुपीज। अब आपको सॉल्व करना तो आता है, ये परसेंट साइन हटाएंगे, 10.5 डिवाइड बाय 100, इधर 210 है, यहाँ 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर ये मल्टीप्लाई और एक्स के साथ दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर 2000 रुपीज आएगा एक्स का। तो टोटल अगर मेरे पास एक्स यानी कि टोटल अमाउंट मेरा 2000 रुपए होंगे, तो मेरे पास 10.5% ऑफ दैट 2000 रुपीज विल बी 210 रुपीज। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था जिसमें आपको परसेंटेज इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब ये जो परसेंटेज है सिंपल से आपने निकालना सीखा है, इसको इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं कि प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने। सबसे पहला प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम गेन के तौर पे भी वर्ड यूज करते हैं, किताब में या कहीं क्वेश्चन में आपके पास आ जाए, क्वेश्चन आपके पास गिवन हो जिसमें गेन लिखा हो प्रॉफिट की जगह, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, आपने प्रॉफिट जो पढ़ा है वही चीज गेन है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बोले या गेन बोले, अगर गेन की बात हो रही तो जहां भी प्रॉफिट है वहां गेन का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, प्रॉफिट का मतलब मैंने एक चीज खरीदी 100 रुपए की, उसको 150 में बेच दिया, तो मेरे पास 50 रुपए मुनाफा हो गया, ये प्रॉफिट है मेरा। तो आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है, जितने की चीज मुझे पड़ी, और सेलिंग प्राइस है, जितने की मैंने उस चीज को बेचा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपने जितने की बेची चीज उसकी प्राइस है, और वो जो आपने चीज बेचने से पहले खरीदी होगी, जितने की खरीदी वो कॉस्ट प्राइस है। आपको इसको S.P सेलिंग प्राइस की शॉर्ट नोटेशन S.P और सिमिलरली कॉस्ट प्राइस को C.P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मुझे नुकसान हुआ, मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी, लेकिन वो फॉर एग्जाम्पल मैंने फल खरीदे 100 रुपए के, अब मुझे आगे बेचने, वो एक वक्त के बाद सड़ गए या खराब हो गए, अब वो कम पैसों में मुझे बेचने पड़ेंगे, क्योंकि बेहतर है कि कम पैसों में बेचूं बजाय के वो बिके ही ना, खराब हो गए, उसको डस्टबिन में फेंकना पड़े या खाद बनानी पड़े उससे। तो आपने उसको अगर लॉस में बेचा, आपको वो महंगा पड़ा, आपने सस्ते में बेच दिया, तो लॉस के लिए आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की चीज खरीदी, 80 रुपए में बेच दी, तो आपने जो लॉस उठाया वो 20 रुपए का उठाया, तो 100 माइनस 80, ये आपके पास 20 रुपीज आ गया लॉस। तो लॉस का और प्रॉफिट का फॉर्मूला एक ही है, बस आप क्या करते हैं, वैल्यू को आगे पीछे करते हैं। एक कॉमन सेंस वाली बात भी है, जो बड़ी वैल्यू है माइनस छोटी वैल्यू करेंगे। अगर आपने 10,000 की एक चीज खरीदी है, आप चाहेंगे कि उसको 10,000 से ज्यादा में बेचे, आप ये कभी नहीं चाहेंगे कम में बेचे। तो आप अगर कम में बेच रहे हैं तो लॉस है, ज्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट अगर निकाल लिया तो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे,
प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, जो प्रॉफिट की वैल्यू इस फॉर्मूले से आई वो डिवाइड बाय जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस थी जितने की आपने चीज खरीदी मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी परसेंटेज का ये सिंबल इस्तेमाल होगा आपके पास 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये परसेंटेज में सिंबल हटा दूं तो सिंपल ये 100 भी हट जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली लॉस परसेंटेज निकालने का भी फॉर्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके बेसिक से 4 फॉर्मूले जो कि आपने आगे पूरे किताब के अंदर जो बकिया क्वेश्चन है उसमें इस्तेमाल करने। अब हम यहाँ क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। 69 का ए पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसके बाद बी पार्ट भी करवाता हूँ। आपसे कहा है ए पार्ट में द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300। एक आर्टिकल एक चीज आपने खरीदी है, उसके कॉस्ट प्राइस 300 रुपए एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 345। आपने वो खरीदा और उसको बेच दिया 345 में। आपने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब ये आपने बताना है कि आइदर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो आपको अपना दिमाग को इस्तेमाल करना है। जाहिर है आपके पास प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट पहले निकालना है, आपने डाटा लिखना है। अब सवाल आपको पता है किस तरह से करना होगा। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे, फिर उसके आगे से मैं काम करवाता हूँ। यहाँ जितना भी काम है सोल्यूशन के बाद का काम है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद ये ब्लू पेन से करना है। तो आप कहेंगे सिंस कॉस्ट प्राइस, इसकी एब्रिविएशन सी डॉट की है, 300 रुपीज है। सिमिलरली सेलिंग प्राइस एस डॉट की है, इसकी एब्रिविएशन 345 रुपीज है। अब फॉर प्रॉफिट आपको प्रॉफिट पहले निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है एस डॉट की माइनस सी डॉट की, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर 345 माइनस 300 करें 45 रुपीज प्रॉफिट आ गया। अब जब प्रॉफिट आ गया तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपल सा अभी आपने सीखा है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट 45 है, कॉस्ट प्राइस 300 है, मल्टीप्लाई बाय 100, सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा 15% आएगा। अब आपसे सवाल में यही चीज कही थी कि प्रॉफिट परसेंटेज बताएं, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो जाहिर है हमें लॉस तो हो नहीं रहा, तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है 15% का। इस तरीके से ये वाला सवाल सॉल्व होगा, इसे जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। अब आगे आ जाए बी पार्ट से ऑनवर्ड। आपके पास बी पार्ट में क्या है, अ फ्रूट सेलर बॉट 50 किलोग्राम मैंगोज, इसने आम खरीदे 50 किलो एट ₹25 पर केजी, 1 किलो 25 रुपए का। तो 50 किलो आपने टोटल अगर खरीदे, 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, आपके पास 50 किलो का अमाउंट आ जाएगा। एंड सोल्ड ऑल द मैंगोज, जितने भी थे वो सारे बेच दिए फॉर 1450 रुपीज। फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। लॉस या प्रॉफिट जो हुआ वो बताएं क्या होगा। तो सबसे पहले तरीकेकार सोल्यूशन की आपने ब्लू मार्कर सेटिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है। आपसे क्या है, कॉस्ट प्राइस 50 मैंगोज हैं और एक मैंगो 1 किलोग्राम की 25 रुपीज है। तो 50 किलोग्राम आप मल्टीप्लाई कर दें 25 से, 1250 रुपीज टोटल अमाउंट आ गया 50 किलो का। सेलिंग प्राइस 1450 रुपीज। अब ये डाटा आपको गिवन है, इस डाटा से आप अब गेन निकालेंगे। क्या सवाल में गेन परसेंट बोला है, तो जो वर्डिंग यूज की आपने भी वही करना है। अगर प्रॉफिट परसेंट बोला हो तो यहाँ पर प्रॉफिट लिखते हैं। तो यहाँ पर आपसे गेन जाहिर नजर आ रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो गेन हो रहा है। तो गेन का फॉर्मूला अप्लाई किया, सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस। आपके पास परसेंटेज, आपके पास प्रॉफिट गेन या प्रॉफिट 200 रुपीज आ गया। अब नेक्स्ट है परसेंटेज गेन निकालना है। तो परसेंटेज गेन निकालने का फॉर्मूला वही जो प्रॉफिट परसेंट का था, कि आपके पास गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। गेन कितना हुआ 200 रुपीज का, एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस थी वो 1250 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, परसेंट गेन आ गया, दैट इज 16%। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 71, क्योंकि अब पास पेपर के मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। आपसे कहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 45,000 एंड द प्रॉफिट इज 20%। प्रॉफिट आपको बता दिया 20% है, और आपसे कहा है कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो 45,000 है। आपने जो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये 100 नहीं आएगा अगर 20% लिखेंगे। तो बहरहाल आपके पास उस फॉर्मूले से भी हो सकता है। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि प्रॉफिट आपको निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो डाटा गिवन है वो लिखनी है कि कॉस्ट प्राइस आपकी 45,000 है, प्रॉफिट परसेंट आपको 20% गिवन है। अब आपको प्रॉफिट जब निकालना है तो दो तरीके, एक तरीका ये कि प्रॉफिट आपका है 20% ऑफ 45,000, तो 45,000 का आपने 20% इस तरीके से निकाल लिया।
आपने क्या किया 45,000 को मल्टीप्लाई किया 20% से, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, आपके पास 9,000 प्रॉफिट आ गया। अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो इधर आप 20% नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 0.2 लिखेंगे, यानी कि 20 डिवाइड बाय 100, या अगर इधर 20% लिख रहे हैं तो इधर 100 नहीं लिखेंगे। तो क्योंकि ये चीज याद रखना मुश्किल हो जाती है अक्सर, ये चीज याद रखना आसान है कि मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन है, मैं डायरेक्ट उसका 20% निकालूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से करेंगे, जो मैंने अभी तरीका बताया वैसे करें, आपके ऊपर है। प्रॉफिट आ गया, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्रॉफिट का कि वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, वहां से आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट आया है 9,000, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस है 45,000। सिंप्लीफाई करें, उसको लेफ्ट साइड पे भेजें, 9,000 प्लस 45,000, आंसर आपका सेलिंग प्राइस का आ जाएगा 54,000। तो ये सिंपल सा तरीका था आपके पास सेलिंग प्राइस निकालने का। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कहा है अ मैन बाइज अ क्लॉक फॉर ₹800 और मजीद एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% प्रॉफिट पे उसको भेज दिया, खरीदा 800 रुपए पे। फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको नहीं बताया सेलिंग प्राइस, आपको प्रॉफिट बता दिया क्या है। तो अब उसके मुताबिक तरीके का जैसे अभी किया वैसे ही, कॉस्ट प्राइस 800, प्रॉफिट 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालना आपको आता है। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 15%, दैट इज 15/100, आंसर 120 आ गया इस 15% का। अब 120 रुपीज आपके पास प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस के लिए आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रॉफिट बराबर है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। तो आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, 800 उधर भेजे, आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई 920 रुपीज। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन क्या सेम उसी तरीके से वो वाला क्वेश्चन भी है। और इस तरीके के जितने भी सवाल हैं जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दे दी, प्रॉफिट बता दिया, अब आपसे बोला गया है कि आप बताएं कि प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। अभी तो मैंने प्रॉफिट कराया, लॉस कराया, लॉस भी ऐसे होगा। वो वाले सवाल फिर आपके होमवर्क हैं, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले आज हम क्वेश्चन नंबर 72 से ऑनवर्ड काम कर रहे हैं। 73 मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था, 73 और 72 ऑलमोस्ट एक जैसे थे, 72 के लेंथी था इसलिए रह गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे कहा है अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹2,550। अब जब भी कोई चीज सेल की जाएगी तो वो सेलिंग प्राइस कहलाती है, एट अ लॉस ऑफ 15%। अक्सर ऐसा होता है जब कोई आइटम नहीं बिक रहा होता दुकान पे तो हम उसको सस्ते में बेच देते हैं। अगर एक चीज आपने खरीदी थी 500 रुपए की, आप उसको 400 रुपए में बेच देंगे, नुकसान उठा लेंगे, लेकिन आप उस जगह को खाली रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कपड़ों की दुकान है, आप कपड़े अगर भरे रहेंगे तो नया स्टॉक आप डाल नहीं सकते, नए कपड़े आप उधर डिस्प्ले पे लगा नहीं सकते, आपको पुराने बेचने पड़ते हैं। तो अक्सर लॉस में भी आप चीजें बेच देते हैं। अब आपसे कहा है आगे, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। वो जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी, अभी तो 15% लॉस हुआ, लेकिन वो क्या प्राइस होनी चाहिए जिसपे आपको 12% तक प्रॉफिट हो जाए। अब 12% प्रॉफिट चाहिए, मतलब अगर एक चीज आपने खरीदी है 1,000 रुपए की, आपको वो बेचनी है 12% पे, तो उस प्राइस से नीचे आप नहीं आ सकते। अब जो दुकानदार समझदार होते हैं उनको तजुर्बे से ही पता चल जाता है, या दूसरा तरीका होता है अभी कैलकुलेशन कर लें। तो जो समझदार है वो कैलकुलेशन करके तजुर्बा हासिल नहीं करते, लॉस नहीं उठाते। तो यहाँ पर आपके पास सवाल में ये कंडीशन गिवन है, तरीकेकार आपको वही आपने सवाल उतारना है, सोल्यूशन की आपने हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, फिर अंडरलाइन आपने ब्लैक से करना है। यहाँ पर जो काम करवा रहा हूँ आपने सारा ज़ाहिर ब्लू पेन से लिखना है। आपके पास सबसे पहले जो डाटा गिवन है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस आपने यहाँ पर एसपी से रिप्रेजेंट करें 2,550। अब उसके बाद यहाँ पर लेट करेंगे कि आपके पास कॉस्ट प्राइस एक्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता कि मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है, मुझे सेलिंग प्राइस पता है। अब लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पर गिवन नहीं है। आपको पता है कि फॉर्मूला आपके पास लॉस का क्या है, प्रॉफिट का क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन लॉस का होता है, प्रॉफिट का तो आपको सिंपल पीछे इस्तेमाल भी करवाया। लॉस का होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस अगर हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि लॉस हमारा 15% है, तो 15% लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के लिहाज से होता है, कभी लॉस सेलिंग प्राइस के लिहाज से नहीं होता। लॉस हमेशा होता ही आपको कॉस्ट प्राइस है, आपने कोई चीज खरीदी है, अब उस पर आप कितने का बेचते हैं वो डिपेंड कर रहा है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा लॉस या प्रॉफिट दोनों कॉस्ट प्राइस के लिहाज से होते हैं। लॉस हुआ है 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो 15% को 15/100, एक्स हम कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस को, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स, 15x/100, ये हमारे पास लॉस की इक्वेशन आ गई। अब हम कह रहे हैं
कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला था इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर लॉस की जगह 15x अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस की जगह x और सेलिंग प्राइस की जगह जो डाटा गिवन है 2550 वो वैल्यू पुट कर दें। सिंप्लीफाई करें, इसको उधर शिफ्ट करें क्योंकि ये माइनस में उधर जाके प्लस में जाएगी, इसको यहाँ पर ले आए तो आपके पास ये उधर प्लस था इधर माइनस हो गया। एलसीएम लें, एलसीएम लेना आता है, ये हो जाएगा 100x माइनस 15x होल डिवाइड बाय 100। इस 100 यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, उधर बेच के मल्टीप्लाई करें, 2550 मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर आ जाएगा 100 माइनस 15 दैट इज 85 टाइम्स x। अब 85 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर बेच के डिवाइड कर दें। ये आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3000, x का आंसर आ गया, लेकिन x हमने लेट किया था, तुम्हें बताने कि x क्या है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो हमने खरीदी थी वो 3000 रुपए की चीज थी, वो 3000 में हमने उसको बेचा 2550, यानी हमें यहाँ पर 450 रुपए का लॉस हुआ। वो 450 रुपए बनते हैं आपके 15%। अब 3000 रुपए में आपने वो सामान खरीदा जो भी था, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जैकेट खरीदी या कोई आपने कोई भी डिवाइस खरीदी, तो जो भी आपने खरीदा वो 3000 का था। अब आप चाह रहे हैं कि उस चीज में 12% मुनाफा हो, तो 12% प्रॉफिट के लिए आप कहेंगे कि 12% प्रॉफिट होता कितना है। अब होगा किस लिहाज से, कॉस्ट प्राइस के लिहाज से। 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस मतलब 12%, 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3000, 360 रुपीज प्रॉफिट बनेगा 12% 3000 रुपए का। तो हमें कितने का बेचना चाहिए, सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करें कि आपको पता है प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपको पता है 360 रुपए बनते हैं 12% ऑफ योर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास 3000 है, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, उधर बेच के प्लस करें तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 3360। और अब सिंपल सा अगर कॉमन सेंस भी अप्लाई करें कि मुझे पता चल गया कि 12% प्रॉफिट होता है 360 रुपए और एक्चुअल मैंने खरीदा था 3000 रुपए का प्रोडक्ट, तो मैं प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो ही टोटल अमाउंट का बेच सकता हूँ। अब दुकान में मेरे पास वो सामान 3360 से नीचे का बिकना नहीं चाहिए। आप उससे 3500 का बेचें, आप 4000 का बेचें, वो परसेंटेज प्रॉफिट की बढ़ती जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर मुनाफा ही होगा, लॉस नहीं होगा। लॉस कब होता है, जब हम थोड़ी सी बेवकूफी कर लेते हैं और हम अपना प्रोडक्ट सही टाइम पे बेच नहीं देते। अब इस वक्त अगर आप फॉर एग्जांपल सर्दियों के मौसम में गर्मियों के कपड़े बेचना चाहेंगे या गर्मियों के मौसम में सर्दियों के कपड़े बेचना चाहेंगे तो नहीं बिकेंगे, आपको लॉस में निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारी कैलकुलेशन की जाती है ताकि आपको पता हो कि कौन सा राइट टाइम है और कितने पैसों में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 72 था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 74 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे कहा है कि मेरे पास एक आर्टिकल है, उसी तरीके जैसे यहाँ पर उसको एक आर्टिकल बोले या आइटम बोले, आपने उसको बेच दिया 600 रुपए में और प्रॉफिट हासिल किया 15%। आपसे कहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम एंड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। दो चीजें बतानी है, कॉस्ट प्राइस और अमाउंट। तो सबसे पहले आपके पास वही सोल्यूशन के आगे से काम मैं करवा रहा हूँ, डाटा बना दें। सेलिंग प्राइस आपको 600 रुपए गिवन है, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो लेट कर रहे हैं, एक्स उसकी वैल्यू है और जो गिवन है डाटा प्रॉफिट 15% आपको गिवन, तो प्रॉफिट 15% किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का होगा। 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस जैसे वहां निकाला उसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा। तो आपके पास 15x अपॉन 100 ये प्रॉफिट है। उधर लॉस की बात कर रहे थे सवाल में, यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें पता है ऑल्सो प्रॉफिट बराबर होता है कॉस्ट आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के, तो सेलिंग प्राइस 600 गिवन है, प्रॉफिट 15x अपॉन 100 है, कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया था x होगा, जाहिर है कॉस्ट प्राइस के लिहाज से प्रॉफिट आया है। तो अब आपके पास यहाँ पर ये माइनस हो रहा है x, उधर बेस में प्लस हो जाएगा। एलसीएम लें, 15x प्लस 100x होल डिवाइड बाय 100 ये हो गया इज इक्वल टू 600। ये 100 उधर बेस को मल्टीप्लाई करें, 15 प्लस 100 115 होता है, यहाँ 115 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर x का आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गई 521.74 रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। तो दो चीजें पूछी थी इस सवाल के अंदर, एक कॉस्ट प्राइस और दूसरा प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस के लिए काम हो गया, फॉर प्रॉफिट अब हम नेक्स्ट काम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, 4 फॉर्मूले पीछे मैंने आपको याद करवाए थे, लिखवाए थे, वही इधर काम आएंगे। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का। तो प्रॉफिट में आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस में वैल्यू पुट करें जो डाटा गिवन है, और कॉस्ट प्राइस आपने अभी निकाली है, सिंप्लीफाई करें 78.26 रुपीज आपके पास फाइनल आंसर आ गया आपके प्रॉफिट का। यानी आपका जो प्रॉफिट होगा 15% उसका अमाउंट 78.26 रुपीज होगा। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था, इस तरीके से इसका आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 75 आपने इसको घर पे करना है,
बिल्कुल एज इट इज ऊपर वाले सवाल की तरह। इसमें क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम है 690, ऊपर 600 है, 690 है, ऑन विच 15% इज अर्न्ड बाय द ट्रेडर। से वर्डिंग आगे पीछे की है, डाटा वही है। आपका 15% प्रॉफिट हुआ है, जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो 690 रुपीज है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, ऊपर दो चीजें बोली थी, प्रॉफिट भी बताएं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ तक जो मैंने काम करवाया, बस यहाँ तक आपने काम करना, ये वाला काम अगले सवाल में नहीं करना। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट, 79 देख लें। फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 45,000 एंड इट्स प्रॉफिट इज 25%। कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 25%। क्या सेलिंग प्राइस निकाली जा सकती है? कैसे होगा? प्रॉफिट आपके पास गिवन है 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 45,000 करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ। आपके पास प्रॉफिट आ गया 11,250। ये अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा था कि सेलिंग प्राइस बताएं। सवाल जो 79 का ए पार्ट है उसमें फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया, ये एक आंसर आ गया। इधर आप हेडिंग डाल देंगे फॉर प्रॉफिट की, फिर आप हेडिंग डाल देंगे फॉर सेलिंग प्राइस। पूरा ये मैंने शॉर्ट लिखा है, आपने पूरा लिखना है। तो आपके पास फॉर्मूला प्रॉफिट का होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट निकाल लिया 11,250, सेलिंग प्राइस निकालनी है, ये आपके पास 45,000 है। सिंप्लीफाई करें, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सिर्फ इसको उधर भेजें, आपके पास सिंप्लीफाई करने पर इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो ये सिंपल सा आपके पास काम है। नेक्स्ट आपके बी पार्ट में क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 2,40,000 एंड द प्रॉफिट इज 8%। सिर्फ डाटा का फर्क है, काम वही है जो पिछले ए पार्ट में आपने करना है। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है आपकी 2,40,000, 8% निकालेंगे 2,40,000 का, तो आपके पास अराउंड 19,200 रुपए आएगा। तो 19,200 आपका प्रॉफिट आ गया। जिस तरह अभी मैंने करवाया उसी तरीके से आपका प्रॉफिट आएगा। फिर उसके बाद यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप अपनी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। 2,40,000 इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास 2 लाख आगे 59,200 है। तो आगे इस तरीके से बी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपसे डिस्कस किए 79 ए और बी पार्ट दोनों, और 75 ये आपका होमवर्क है। ये सारे वो क्वेश्चन डिस्कस करूँ जो पास भी करके, वरना आपका दिल चाहता है तो और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर ये सवाल आपको करने आ गए तो आप बाकी सवाल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास, चलें आ जाए अब अपने बचिया रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ। आपके पास लास्ट क्लास के अंदर मैंने काफी सारे क्वेश्चन बताए नहीं, लेकिन जो मिलते जुलते क्वेश्चन थे हमने प्रॉफिट लॉस वगैरह के वो कर लिए थे। अब ये 3 क्वेश्चन आपके रह गए हैं इस किताब के, फिर हम कुछ क्वेश्चन पास्ट रिव्यू करके देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 77 में कहा है अ डीलर परचेजेस 30 वॉचेस। आपने फॉर एग्जांपल घड़ियां खरीदनी है, आप एक साथ बल्क में 30, इस इंसान ने 30 खरीदी एट अ प्राइस ऑफ 2,000 रुपीज ईच। एक घड़ी की कीमत 2,000 थी। ही सोल्ड देम एट द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 400 ईच, यानी कि उसने जो सेल किया वो 2,400 का किया, ताकि उसके पास जो प्रॉफिट आया वो 400 रुपए का आ गया। लेकिन डाटा में आपको प्रॉफिट गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस नहीं गिवन। आपसे कहा कैलकुलेट हिज टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। तो आपसे दो चीजें, प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट, ये दोनों निकालने को कहा है। अब तरीके का सारा आपको पता है, सवाल उतारेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन फ्लैग से करेंगे, उसके आगे ये जो सोल्यूशन है ये ब्लू पेन से करना है। आपके पास जो डाटा गिवन है पहले वो डाटा बनाएंगे। आप कहेंगे सिंस कॉस्ट प्राइस आपकी 30 वॉचेस की, क्योंकि आपको एक वॉच की गिवन है, 30 की कितनी होगी, सिंपल 30 मल्टीप्लाई करते हैं 2,000 से, तो आपके पास 30 घड़ियों की प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस दैट विल बी 60,000 रुपीज। और उस पे जो प्रॉफिट हुआ, एक घड़ी पे 400 रुपए का हुआ, तो 30 वॉचेस पे 30 मल्टीप्लाई 400, 12,000 का प्रॉफिट होगा। तो आपका जो डाटा है वो एक घड़ी के हिसाब से गिवन है और बताया है कि टोटल उसने 30 घड़ियां खरीदी है। तो यहाँ से प्रॉफिट आ गया। सवाल में दो चीजें कही थी, आपका टोटल प्रॉफिट डायरेक्ट 30 वॉचेस हैं, तो 30 वॉचेस का प्रॉफिट होगा 12,000। आपने डायरेक्ट यहाँ से कह दिया है टोटल प्रॉफिट 12,000 रुपए। दूसरी चीज अब आपको मालूम करनी है प्रॉफिट परसेंट। तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पीछे पढ़ाया था मैंने कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है प्रॉफिट
डिवाइड बाय इट्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट नहीं निकाला जाता, कॉस्ट प्राइस से निकाला जाता है। आप जो चीज खरीदते हैं, अब जो बेच रहे हैं, जाहिर है या तो प्रॉफिट में बिकेगा या लॉस में बिकेगा। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए या लॉस परसेंट चाहिए, होगा वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ही। अगर आपके प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तब भी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है, या अगर प्रॉफिट हो रहा है तब भी कॉस्ट प्राइस से होगा। बहरहाल फॉर्मूला ये सिंपल सा है, प्रॉफिट की वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गई 20%, यानी कि जो 400 रुपए उसने कमाए हैं, उसने 20% मुनाफा हासिल किया। आपका अगर दिल चाहता आप इसमें 50% कर सकते थे मुनाफा, आप 1000 रुपए का मार्जिन रख लेते, आपके पास फिर जो प्रॉफिट होता है एक घड़ी पे वो 400 के बजाय 1000 रुपए का हो जाता। तो इस तरह का सवाल आपके पास डाटा चेंज करके कोई भी आ सकता है, वैल्यू चेंज कर दी जाएगी, आपसे बोला जाएगा प्रॉफिट परसेंट बताएं। आपको हो सकता है 2000 के बजाय बोला जाए 5000 की घड़ी है, हो सकता है बोला जाए 600 रुपए की घड़ी है, तो आपके पास डाटा चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ऑल्दो इसका भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे कहा है अ पर्सन बॉट अ यूज्ड कार फॉर रुपीज 2,70,000, 2,70,000 की उसने गाड़ी खरीदी, एंड गॉट इट रिपेयर्ड फॉर 10,000, 5,000 एंड 25,000 ऑन डिफरेंट ओकेजन। हो सकता है पहले उसने गाड़ी खरीदी तो उसने 10,000 का काम करवा लिया, फिर 1-2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद उसे 5,000 का और कोई सर्विस करवा ली, फिर हो सकता है उसका इंजन खराब हो गया, उसने इंजन रिपेयर करवाया, वो 25,000 उसमें और लग गए। तो डिफरेंट ओकेजन्स पे उसने इतना इतना खर्चा किया। तो अब बताएं, उसके बाद कुछ अरसे के बाद ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 3,50,000, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। उसने कुछ अरसे के बाद 3,50,000 में गाड़ी को बेच दिया। आप बताएं कि प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछिए, प्रॉफिट नहीं पूछा, प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट परसेंट अलग है। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉस्ट प्राइस पड़ी, फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी ली 10 लाख की, उसमें मैंने 10,000 फिर 25,000 फिर 50,000 खर्चा किया, मुझे वो पड़ गई 11 लाख। अब अगर मैं उसको बेचूंगा और वो मैंने 11 लाख से ऊपर की बेची, फॉर एग्जाम्पल 12 लाख की बेच दी, तो वो प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैंने क्योंकि 10 लाख की खरीदी थी और अगर मार्केट वैल्यू भी 10 लाख की होगी और मैं उसको 11 लाख खर्चा करने के बाद 10 लाख में बेच रहा हूँ, तो वो लॉस कंसीडर किया जाएगा। अब सवाल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, करना कैसे वो तो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कब प्रॉफिट है कब लॉस है ये आपको पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर सोल्यूशन के बाद यही काम करना है, आप कहेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ये 2,70,000 गाड़ी की कीमत है, फिर 10,000, 5,000, 25,000 उसकी मेंटेनेंस या उसके ऊपर जो भी अखराजात की है उसकी कीमत आ गई, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इसको पड़ गई 3,10,000 की। उसके बाद फिर उसने उसी गाड़ी को सेल कर दिया 3,50,000 में। तो आपको नजर आ रहा है कॉस्ट प्राइस कम और सेलिंग प्राइस ज्यादा, इसके प्रॉफिट हुआ। और सवाल में वैसे बोला भी है प्रॉफिट बताएं कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट आपको हिंट भी दी है। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका सिंपल सा है, आपको यहाँ प्रॉफिट निकालना नहीं, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंट है उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी अराउंड 40,000 रुपीज। ये प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको याद है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास जो यहाँ पर आंसर आया है वो 12.9% आया। यानी कि जितने भी आपके पास आजकल लोग काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, पुरानी गाड़ी लेते हैं, उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, कुछ रिपेयर की जरूरत होती है, इंजन किसी का खराब हो गया नया इंजन डाल दिया, इस तरीके से थोड़ा बहुत आगे पीछे काम किया, गाड़ी फिर ज्यादा प्राइस में बेच देते हैं। यार अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा कि मैं उस पर जाके मैकेनिक के पास बैठूं और अपने घंटे जाया करूं उधर काम करवाने पे। तो कोई अगर ये काम करता है वो ये काम करे, बदले में पैसे ले ले, तो ये वो बदले के पैसे हैं, इजाफी प्रॉफिट। तो अगर एक गाड़ी 2,70,000 की खरीदी और बेचा 3.5 लाख में, तो उसके पास जो प्रॉफिट आएगा वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो ये सवाल क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 80। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये आपके पास सिंपल सा है, ज्यादा कम है तो पूरा नहीं हुआ, अभी इसकी बात करवाता हूँ आपसे। क्या है क्वेश्चन नंबर 80 में, अ रेडियो वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 5,600, 5,600 का आपने रेडियो एक बेचा। उसके बाद इफ द रेडियो ऑफ द सेलिंग, इफ द रेशियो, रेडियो नहीं, इफ द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वर्सेस कॉस्ट प्राइस, इनका रेशियो, रेशियो क्या होता है, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो ये रेशियो है 5:4 यानी 5.4।
व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। अब आपको रेशो बता दिया कि अगर आपने कॉस्ट प्राइस 4 रुपए पड़ी तो सेलिंग प्राइस उसकी 5 रुपए की होगी, लेकिन कॉस्ट प्राइस आपको नहीं बताया, सेलिंग प्राइस बता दिया। तो अब इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए आपने कॉस्ट प्राइस बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द प्रॉफिट एज अ रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो एक्सप्रेस करना है इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये आपको बताना है। तो बहरहाल पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। आपके पास सवाल है, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ लेट करेंगे सेलिंग प्राइस जो डाटा गिवन है उसको एक्स आपके पास है 5600 रुपीज। कॉस्ट प्राइस आप सीटी आपको नहीं पता, इसको आप लेट कर लेंगे वाई। तो आपके पास यहाँ पर कंडीशन जो गिवन है, सिंस गिवन दैट सेलिंग प्राइस रेशो कॉस्ट प्राइस इज 5:4, जिसको आपने एक्स और जिसको वाई लेट किया था उसको एक्स और वाई में चेंज कर दें। एक्स रेशो वाई बराबर है 5:4। आपका दिल चाहता है नहीं इसको लेट करना तो ना करें, आप डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस भी निकाली जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि आप लेट कर लें। आपके पास एक पूरा खाका बन जाता है, एक इमेज बन जाती है कि कोई भी सवाल होगा, डाटा कोई भी आएगा, आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। तो बहरहाल एक्स रेशो वाई को आप एक्स अपॉन वाई, 5:4 को 5/4 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के पास वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो, ये 4 इधर एक्स के पास मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो, तो डायरेक्ट मैंने इसको 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई लिख दिया। ये पीछे आपने चैप्टर्स पढ़े हुए, कैलकुलेशन की है, तो आपको ये सारा काम करना आता है। अब x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 5600 रुपीज। सॉल्व करें, आपके पास 4480 रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो आपको जो कहा था वो आपने निकाल लिया। अब नेक्स्ट छोटा सा यहाँ तक नोट करना, फिर इसके आगे मिटा के करवा रहा हूँ। इसमें आपको एक्सप्रेस करना है प्रॉफिट एज अ रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इसको जल्दी से नोट कर लें। अब इधर आ जाए आपके पास यहाँ पर, क्योंकि सवाल का दूसरा हिस्सा था, एक हिस्सा तो कॉस्ट प्राइस का कंप्लीट हो गया, दूसरे हिस्से में कहा था प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताएं क्या होगा। तो उसके लिए पहले हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट की, प्रॉफिट आपके पास आ गया 1120 रुपए। अब ये प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। आपको रिक्वायर्ड रेशो, जो रिक्वायर्ड रेशो था वो क्या था, प्रॉफिट रेशो कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों के दरमियान आपको रेशो निकालना होगा, प्रॉफिट की वैल्यू रेशो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। अगर आप इन दोनों को 1120 से डिवाइड कर दें तो ये आपस में कैंसिल होकर 1, ये 1120 मल्टीप्लाई बाय 4 4480 होता है। तो आपके पास 1:4 आंसर आ गया प्रॉफिट रेशो कॉस्ट प्राइस का। ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 80, और यहाँ पर आपके पास किताब के तमाम सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चले अब मैं आपके कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जो 2018 में सवाल आपके पास एक आया है, उसके बाद इसी जैसा सवाल 2014 में भी है। ऑल तो मैंने सारे ज्यादातर पास्ट पेपर के करवाए, लेकिन बहुत सारे जाहिर हर साल आपके पास कोई ना कोई सवाल आता है, तो टॉपिक एक दफा करवा रहा हूँ, इससे मिलते जुलते सवाल, डाटा चेंज होगा वो आपने खुद करना है। ये वाला सवाल क्योंकि मैंने पीछे डिस्कस नहीं किया, इससे पहले 2018 से पहले 2014 में आया है, बस इससे पहले नहीं आया है। इससे पहले आया भी तो किताब में नहीं था, तो क्योंकि किताब में नहीं होने की वजह से मैं अब पास्ट पेपर के डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर पहला सवाल 2018 में जो है, डिस्ट्रीब्यूट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000। आपको प्रॉफिट वैल्यू टोटल अमाउंट क्वांटिटी गिवन है 50,000 रुपए है। अमंग 3 पार्टनर्स, 3 लोगों के दरमियान, 3 लोगों का नाम जवाद, अरीबा और हमजा, ये 3 बच्चे हैं, ए बी और सी इसको हमने कह दिया। सच दैट जवाद एंड अरीबा यानी कि ए रेशो बी गेट्स द प्रॉफिट इन द रेशो 5:3, whereas Ariba and Hamza B ratio C gets it in the ratio 3:2। अब यहाँ पर आप जो डाटा गिवन है इसको प्रॉपर तरीके से उतारेंगे। आप कहेंगे प्रॉफिट आ गया 50,000 गिवन है, लेट करेंगे जवाद को A, अरीबा को B और हमजा को C, A B C। तो इनके जो रेशोज गिवन है वो A B C के रेशो, A रेशो B 5:3 गिवन है, यानी कि जवाद और अरीबा का रेशो 5:3 है शेयर का, और सिमिलरली अरीबा और हमजा यानी बी रेशो सी गिवन है 3:2। अब पीछे जब आपको मैंने सिखाया था कि जब 2 से ज्यादा रेशोज हो, आपके पास ए रेशो बी और बी रेशो सी, ये 2 रेशोज अलग अलग है, अगर तो सेम है फिर आप डायरेक्ट एज इट इज लिख देते हैं। शर्त ये है कि कॉमन होनी चाहिए वैल्यू, सेम मतलब कॉमन होना चाहिए कोई एक रेशो। लेकिन अगर कोई रेशो कॉमन नहीं आ रहा होगा तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए मैं दूसरा सवाल डिस्कस करूंगा, इसी के अंदर चेंजेस कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस तरह के सवाल पीछे करवा चुका कि अगर ये रेशो सेम नहीं होंगे तो आपने उनको वैसे सॉल्व करना। दोबारा रेशो सेम है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 5:3:2
ये आपको गिवन है, तो जिसको एक आता है उसको स्मॉल ए रेशो कहते हैं, बी स्मॉल और सी स्मॉल, ए बी सी रेशो आपके पास 5:3:2 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास ये जो रेशोज आ गए हैं ए बी सी के, तो आप इनका सम ऑफ रेशोज ले लें। सम ऑफ रेशोज क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, आंसर आपके पास 10 आ गया। अब तीसरे इस तरह आपने क्वेश्चन किया था, इसी तरीके से आगे सारा काम है। आपने शेयर ऑफ जवाद, शेयर ऑफ फरीदा और शेयर ऑफ हमजा तीनों के अलग अलग शेयर्स बताने। ए के शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स रेशो, दैट इज ए डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। बी के रेशो यानी अरीबा के पास जो रेशो है वो क्या होगा, क्वांटिटी इनटू बी डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। सी का रेशो यानी कि जो आपका हमजा है उसका रेशो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सी यानी सी उसका रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशोस। तो इस तरीके से आपके पास जब वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ए का रेशो 25,000 आया यानी कि ए के पास जो शेयर गया वो 25,000 गया, बी का शेयर 15 और फिर आपके पास जो बकिया बचा हमजा का वो शेयर 10,000 उसका चलेगा। तो ये सिंपल सा आपके पास 2018 में क्वेश्चन आया, इस तरीके से होगा। एक 2014 के अंदर क्वेश्चन आया प्राइवेट में, तो उसमें आपको क्वांटिटी गिवन है 36,000। अब इसी तरीके का सवाल है, ये भी 36,000 क्वांटिटी गिवन है, ए बी सी आपको कहा हुआ है वेयर ए रेशो बी। अब मैं रेशो जो डाटा है डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, जाहिर है आपके पास पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, ये आपने उसी तरीके सॉल्व करना है। आपसे कहा है कि ए रेशो बी 3:2 है और फिर उसके बाद बी रेशो सी 4:5 है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मुझे इस 2 की जगह या तो 4 चाहिए या कोई ऐसा नंबर चाहिए दोनों तरफ सेम आ जाए। तो दो तरीके होते हैं कि आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे। तो आपके पास जब इस ए रेशो बी को 4 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो मेरे पास 8 वैल्यू आएगी। अब क्योंकि ए रेशो बी यानी कि 3:2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये 4 3 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास यहाँ पर 4 3 12, तो 12:8 में कन्वर्ट हो गया। तो इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा 12:8। अब आप अपने बी रेशो सी जो सवाल में गिवन है 4:5, इस 4:5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। अब इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाया 4 से, उसे 4 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर क्या आएगा 8:10। तो ये जो 2 है ये इस 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आपके पास यहाँ पर आ गया 10। तो 12:8:10। अगर आप इन सबको डिवाइड बाय 2 कर दें, ठीक है, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट आपको करके बता रहा हूं। आपने क्या किया, 12 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 6, 4 डिवाइड बाय 2 4, 10 डिवाइड बाय 2 5। ये रेशो आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसको आप फिर सम ऑफ रेशो लें, उसके बाद अपना शेयर अलग अलग इंसान का निकालें, आपके पास आंसर फाइनल आ जाएगा। ये चीज आपको पीछे मैं सिखा चुका हूँ काफी एग्जांपल्स के साथ, काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ये मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि एरो कहां जा रहे हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो दोनों में कॉमन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अब अगर मैं 3:2 में से 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 4 से, तो जाहिर है 4 सिर्फ 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 से भी होगा, इसलिए एरो उधर भी जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं अब इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 2 से, तो जाहिर है 2 से 4 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लीकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मल्टीप्लीकेशन क्लियर है फिर आप आराम से अपना सम निकाल सकते हैं रेशियोज का। तो ये सिंपल सा आपके पास जो क्वेश्चन रह गए थे पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, और ये मैंने पीछे डिस्कस नहीं किए थे, वो यहाँ पर रेशियो के सारे डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलो बेटा अब आज में अपने क्वेश्चन पे, ये आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। 2017 में ये दोनों सवाल आए हुए हैं, पास्ट पेपर में आपके ये मेंशन किया हुआ है। इधर आपके पास एक क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है, ये किताब का क्वेश्चन नंबर 65 है। मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया उसके अंदर ये मौजूद है। इस सवाल में क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ टेलीविजन सेट इज रेज्ड फ्रॉम ₹1600 टू ₹1680। फाइंड द परसेंट इंक्रीज। एक दुकान पे आप गए जहां पर आपने टेलीविजन खरीदा, एक टीवी खरीदा, टीवी सेट, और फिर उसके बाद जब आप दोबारा खरीदने गए, पहले आप खरीदने गए नहीं खरीदा, उसने रेट दे दी, जब आप 2 दिन बाद या 1 महीने बाद गए तो उसने प्राइस बढ़ा दी और कहा कि आप 1680 रुपए का आपको वो देगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज उसने किया। हो सकता है पीछे से महंगाई हो गई हो, उसको महंगा बेचना पड़ रहा हो,
या हो सकता है उसका दिल चाहा हो कि एक इंसान आया है, पहली दफा आया, उसका मूड नहीं बना, अब उसको जरा लूट लेते हैं। तो बहरहाल आपके पास इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो पहले बताई वो 1600 रुपए थी, इंक्रीज करने के बाद जो कॉस्ट प्राइस बताई वो 1680 रुपए बताई। ना ये सेलिंग प्राइस है जो बाद में 1680 बढ़ी है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ना ही यहां से प्रॉफिट आएगा। यहां पर आपका कॉन्सेप्ट लेकिन वही अप्लाई हो रहा है। तो आपके पास परसेंट इंक्रीज निकालने को सवाल मिल रहा है। परसेंट इंक्रीज निकालने के लिए आप कहेंगे सिंस अमाउंट इंक्रीज, अमाउंट जो इंक्रीज हो रहा है वो कैसे होगा, जो बाद में अमाउंट बताया माइनस कर दें जो पहले अमाउंट बताया था, यानी कि अमाउंट आफ्टर इंक्रीज माइनस इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो आफ्टर इंक्रीज करने पर जो अमाउंट था वो माइनस कर दे जो इनिशियल उसने बताया था उससे। तो 1680 माइनस 1600, आंसर आपके पास 80 रुपीज आ गया। अब ये 80 रुपीज जो आपके पास आंसर आया है ये अमाउंट इंक्रीज आया है। जिस तरह पीछे प्रॉफिट निकाला करते थे तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन वर्डिंग डिफरेंट है बस। अब परसेंट इंक्रीज, जैसे परसेंट प्रॉफिट निकालते थे उसी तरह से परसेंट इंक्रीज का भी फॉर्मूला है। परसेंट इंक्रीज कैसे आता है, अमाउंट इंक्रीज डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस परसेंट। अब अगर आप परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस निकालते तब आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस वर्डिंग डिफरेंट है। ओवरऑल अमाउंट इंक्रीज कितना 80, कॉस्ट प्राइस आपके पास 1600 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंट चाहिए वहां पर। तो अमाउंट इंक्रीज आपके पास, परसेंट इंक्रीज आपके पास आ गया 5%। यही आपके सवाल में कहा था और ये आपका सिंपल सा आंसर है। इसको चाहें तो आप प्रोपोर्शन के तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने ज़ाहिर परसेंट के कॉन्सेप्ट से करवाना था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2017 में मेंशन किया हुआ है। आपसे कहा है एन आइटम वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1300 रुपीज। एक आइटम सोल्ड किया एट अ प्रॉफिट ऑफ, ये सेलिंग प्राइस नहीं है। सोल्ड अगर सिर्फ लिखा होता, प्रॉफिट मेंशन नहीं किया होता तो हम कहते हैं ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि एट अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट हुआ है 1300 रुपए का। मजीद कहा द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 12%, जो प्रॉफिट परसेंटेज थी, रेट ऑफ प्रॉफिट बोले प्रॉफिट परसेंट, दैट वाज 12%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ दैट आइटम, तो कॉस्ट प्राइस बताया उस आइटम की क्या होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर डाटा बना लिया कि प्रॉफिट आपको 1300 रुपए गिवन है, परसेंट प्रॉफिट 12% था, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपने हेडिंग डाली फॉर कॉस्ट प्राइस, हवाला देंगे जिस फॉर्मूले से कॉस्ट प्राइस आ जाए, हवाला आप देंगे परसेंट प्रॉफिट का। परसेंट प्रॉफिट आपके पास आएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एक तरीका ये है जिस तरीके से ये करवाया है। दूसरा तरीका ये है कि आपको प्रॉफिट गिवन है 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपके पास 1300 रुपए गिवन है, 12% होता है 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये पीछे परसेंटेज निकालना आपने सीखी भी है, तो सिंप्लीफाई कर लें, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1300 मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह यहाँ पर हुआ है, और ये 12 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पर डिवाइड बाय 12। तो अगर यही एक्सप्रेशन 1300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आपके पास कॉस्ट प्राइस फाइनल आ गई। अब चाहे आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें या ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है, दोनों में से जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें। ये थोड़ा आसान है। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन बच्चे ये पाल लेते हैं कि ये 12% हमें गिवन था, हमने 12 क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि परसेंट प्रॉफिट है। अगर ये परसेंट प्रॉफिट है तो डायरेक्ट आप परसेंटेज हटा के लिख सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ प्रॉफिट सिर्फ लिखा होता तो फिर ये फॉर्मूले में 12 नहीं आता। तो बहरहाल आपके पास जब भी परसेंट प्रॉफिट है तो परसेंटेज का साइन आप हटा के लिखेंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरे पास 48 है। बोर्ड में ये 2017 में ये सवाल आया था। अब ये किताब में मुझे नहीं मिला, लेकिन ये आपके पास पूछा गया है इसलिए ये सॉल्व करवा दिया। यहाँ तक जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन थे एक जैसे जो थे वो तो दायरे एक हमने किया, बाकी आपने करने थे, लेकिन सारे ही टॉपिक्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए। और यहाँ पर ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। क्लियर है यहाँ पर?